अध्याय 101 वू वंश की युवती। जुआन ने अपना ध्यान स्काई कक्षा में पढ़ाने वाले गणित के पाठ पर केंद्रित किया। ये पहली बार था जब वह एक शिक्षक के रूप में उपस्थित होने जा रहा था। कक्षा में सामान्य रूप से प्रवेश करना उसकी असाधारण प्रतिभा को उजागर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद जुआन की आंखें चमक उठीं। वह प्रशासनिक भवन की ओर चल पड़ा, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उसे बताया कि शांग लियू कार्यालय में नहीं बल्कि अपने आवास पर है। धन्यवाद कहकर जुआन कर्मचारियों के आवास क्षेत्र की ओर चल पड़ा। जब वह जाने लगा तो कर्मचारियों ने बारी बारी से उसका मजाक उड़ाया। एक और व्यक्ति जो टीचर शांग के पीछे पागल हो गया है ना? शिक्षिका शांग का आकर्षण वाकई बेमिसाल है। क्या आपने नहीं देखा कि अनुशासन गुरु लू ने भी उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की? एक पल रुकिए, क्या लू डे की पहले से ही पत्नी नहीं है? यह एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो अपने जीवन का दूसरा वसंत ऋतु अनुभव कर रहा है। खैर, आप समझ ही गए होंगे। अनुशासन गुरु लू का पहल करना एक बात है, लेकिन अब तो ये छोटा सा लड़का भी शिक्षक शांग से दोस्ती करना चाहता है। इसे अपनी औकात जान लेनी चाहिए। तुमने उसे यह क्यों नहीं बताया कि शिक्षिका शांग किसी को भी अपने आंगन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती? उसके सारे प्रयास व्यर्थ ही हो जाते। हाँ, एक मामूली पीली कक्षा का छात्र जो किसी तरह के जान पहचान के दम पर शिक्षक बन गया, उसे थोड़ा कष्ट देना अच्छा रहेगा। अल्पविराम। अपने ऊपर हो रहे मजाकों से बेखबर जुआन कर्मचारियों के आवास की ओर दौड़ पड़ा। कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करते हुए वह शांग लियू के निवास स्थान का पता लगाने में कामयाब रहा। तारांकन, टॉक 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 तारांकन। जुआन ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसी समय उसने चुपके से अपनी चाबी निकाली और कोशिश की, लेकिन आवास खुलने का कोई संकेत नहीं मिला। जाहिर है अकादमी ने आवासों की व्यवस्था में इतनी बड़ी गलती नहीं की होगी। कौन है भाई? आंगन से एक सुस्त आवाज सुनाई दी। उसमें एक ठंडी सी खामोशी थी जो उसके मालिक की अधीरता को दर्शाती थी। बड़ी बहन शांग, मैं हूं, जुआन ने उत्तर दिया। जाहिर है वह उन्हें दूसरों की तरह टीचर शांग कहकर नहीं बुलाते थे। ये बहुत औपचारिक और दूरी भरा लगता। तुम्हें क्या चाहिए? शांग लियू ने पूछा। जुआन अपने सामने मजबूती से बंद दरवाजे को घूरता रहा और सोचने लगा कि वह क्या कहना चाह रही है। हम इतने करीब हैं तो क्या तुम मेरे लिए दरवाजा ही खोल दोगे? फिर भी चूंकि उसे मदद मांगनी थी, उसने ईमानदारी से जवाब देने का फैसला किया। मेरे पास एक धुन है जिसे बजाने में मुझे बड़ी बहन शांग की मदद चाहिए। आंगन में कुछ पल सन्नाटा छा गया, फिर दरवाजा थोड़ा सा खुला और उसके बाद शांग लियू की शांत आवाज सुनाई दी। अंदर आ जाओ। बिना ज्यादा सोचे समझे जुआन अंदर चली गई। शांग लियू का निवास उसके निवास से कहीं अधिक सुंदर था। उसके आंगन में एक छोटा सा तालाब भी था जो साफ पानी से भरा था और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। एक निजी स्विमिंग पूल, कितना शानदार। जुआन को इस बात का बहुत दुख था कि उसके साथ शांग लियू की तुलना में कितना अलग व्यवहार किया गया। जियांग लुओफू को इस बारे में जानना जरूरी था। उसने जो 7.5 मिलियन चांदी खर्च की थी, उससे उसे निश्चित रूप से और अधिक मिलना चाहिए था। क्या तुमने कोई नई धुन बनाई है? एक कोमल आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। जुआन मुड़ा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। शांग लियू ने ढीला ढाला गाउन पहना हुआ था जिससे उसकी कॉलरबोन दिख रही थी। वह अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही थी, लेकिन उसकी त्वचा पर पानी की कुछ बूंदें अभी भी थीं, मानो उसने अभी अभी स्नान किया हो। उसका गाउन बिल्कुल सही लंबाई का था, जिससे उसकी खूबसूरत सुडौल टांगें दिख रही थीं। उसके नाखूनों पर हल्के गुलाबी रंग की नेल पॉलिश लगी थी, जिससे उसकी पतली उंगलियां और भी आकर्षक लग रही थीं। उसने लापरवाही से अपने बालों को एक तरफ झटका दिया और फिर एक पेड़ के नीचे लटकी हुई बेंत की कुर्सी पर लेट गई। उसने उसे सरसरी नजर से देखा और पूछा, तुम इतनी दूर सिर्फ मुझे घूरने के लिए तो नहीं आए हो, है ना? अरे बिल्कुल नहीं, मुझे एक धुन बजानी है जो मुझे आपसे सुननी है। शांग लियू की मौजूदगी में जुआन का चेहरा सचमुच लाल हो गया। किसी पुरुष की घूरती निगाहों का सामना करने पर ज्यादातर औरतें या तो शर्मिंदा हो जाती हैं या गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन शांग लियू का रवैया बेपरवाह सा लग रहा था, मानो वो ऐसी सांसारिक भावनाओं से परे हो। उसके इस उदासीन रवैये ने जुआन को खुद पर शर्मिंदा कर दिया। ये कौन सी धुन है? शांग लियू ने पूछा। कई लोगों ने इसी बहाने उससे संपर्क किया था। यह कोई रहस्य नहीं था कि उसे मधुर संगीत पसंद था, लेकिन उसे सुझाए गए अधिकांश संगीत उसकी रुचि के लायक नहीं थे। हालांकि जुआन ने मंडप में जो धुन बजाई थी, उसने उसे सचमुच मंत्रमुग्ध कर दिया था और उसके दिल की गहराइयों में दबी भावनाओं को छू लिया था। उसकी धुन आमतौर पर प्रचलित शैली से अलग थी, लेकिन संगीत का एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य की आत्मा को छूना। उसके वादन ने उसके मन में जिज्ञासा और उसके प्रति सद्भावना जगा दी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतनी कम उम्र का कोई व्यक्ति इतनी भावपूर्ण धुन को इतनी खूबसूरती से कैसे बजा सकता है। इस धुन का नाम गॉड ऑफ गैम्बलर्स है। जुआन सोच रहा था कि वह नाटकीय अंदाज में कैसे प्रवेश कर सकता है, और उसके दिमाग में अपने आप ही फिल्मों में देखे गए सभी शानदार प्रवेश दृश्यों की याद आ गई। अनगिनत दृश्यों को देखने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, एक दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना नाटकीय प्रवेश संभव नहीं है। 1 दुर्भाग्य से इस दुनिया में साउंड रिकॉर्डर नहीं थे और अंदर आते समय अपना बैकग्राउंड म्यूजिक बजाना भी उसके लिए नामुमकिन था। ये बेहद अटपटा और बेजान लगता। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो उसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बजा सके। जितने भी लोगों से वह परिचित था, उनमें से केवल शांग लियू ही इस काम में उसकी मदद कर सकती थी। हालांकि ये भी सच है कि यह उस खूबसूरत शिक्षिका से एक बार फिर मिलने का एक बहाना भी था। गॉड ऑफ गैम्बलर्स। शांग लियू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये नाम तुम पर खूब जंचता है। धुन कैसी है? जाहिर है उसने ये भी सुना था कि जुआन ने सिल्वरहुक कैसीनो में 7.5 मिलियन ताइल चांदी जीती थी। पहले मैं इसे एक बार करके दिखा देता हूँ। जुआन को धुन का अंदाजा तो था, लेकिन उसे गुनगुनाना बिल्कुल अलग बात थी। आखिरकार उसने अपने पिछले संसार में जो पृष्ठभूमि संगीत सुना था, वह महज एक वाद्य यंत्र पर बजाई गई धुन नहीं थी, बल्कि कई वाद्य यंत्रों को सावधानीपूर्वक मिलाकर बनाई गई थी। शुरुआत में शांग लियू ने बहुत कम रुचि दिखाई। हालांकि जैसे ही जुआन ने धुन गुनगुनाना शुरू किया, वह सीधी बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। जुआन के बोलने के बाद उसने चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देखा। कैसा रहा? शांग लियू ने अपनी रुकी हुई सांस छोड़ी। इस धुन में एक तरह का जादू है जो दिल को जोश से भर देता है। इसे सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कुछ पशु मानवों के युद्ध गीतों जैसा लगता है, हालांकि बिल्कुल वैसा नहीं है। आपको ऐसा विचार कैसे आया?
आहा, अभी यह जरूरी नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप इसे पूरी तरह से निभा सकते हैं। जुआन ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें शांग लियू की धुन पर प्रतिक्रिया की कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार इसकी लोकप्रियता उनके पिछले जीवन में पहले ही परखी जा चुकी थी। उन्हें इस बात की अधिक चिंता थी कि क्या वह इसे ठीक से अनुकरण कर पाएगी। ये धुन थोड़ी अजीब है। चलो मैं कोशिश करती हूँ। क्या तुम इसे एक बार फिर गुनगुना सकती हो? शांग लियू ने अपने घर से एक अनोखा वाद्य यंत्र निकाला जो देखने में वीणा जैसा था। यह एक ऐसी सामग्री से बना था जो जेड की तरह हल्की चमक बिखेरता था और उससे हल्की नीली रोशनी निकलती थी। शांग लियू की कोमल उंगलियों ने वाद्य यंत्र के तारों को झनकारते हुए एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न की जो वीणा की ध्वनि से बिल्कुल भिन्न थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वाद्य यंत्र की ध्वनि सीमा कहीं अधिक विस्तृत है और यह ऐसी ध्वनियां उत्पन्न कर सकता था जो उसके पिछले जीवन के वाद्य यंत्रों से संभव नहीं थी। शांग लियू ने अभी अभी सुनी धुन के बारे में सोचना शुरू किया और उसकी उंगलियां वीणा पर चलने लगीं। बीच बीच में वह जुआन की ओर मुड़कर धुन के उन हिस्सों को स्पष्ट करती जिनके बारे में उसे संदेह था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गॉड ऑफ गैम्बलर्स की पृष्ठभूमि संगीत साधना की दुनिया में फिर से रचित हो गई। अचानक आपको मुझसे ये धुन बजाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? शांग लियू ने उत्सुकता से पूछा। धुन लगभग पूरी होने वाली थी, इसलिए वह धीरे धीरे आराम महसूस करने लगी थी। जुआन ने जवाब दिया, मैं इसे अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए इस्तेमाल करने जा रही हूँ। उन्होंने ये समझाना शुरू किया कि वे बाद में स्काई क्लास में अंकगणित का पाठ कैसे पढ़ाएंगे। शांग लियू ने उसके जवाब पर हंसते हुए कहा, तुम वाकई प्रथम महिला की तुम्हारे बारे में राय बदलने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है। मैं पहली बार एक शिक्षिका के रूप में कक्षा ले रही हूँ, इसलिए मेरा प्रवेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मुझे थोड़ा मेकअप कर लेना चाहिए? क्या आपको लगता है कि चश्मा लगाने से मैं अधिक परिपक्व लगूंगी? इससे पहले कि शांग लियू कुछ जवाब दे पाती, एक युवती की आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे पता था, शांग लियू, तुम यहाँ छिपी हुई हो। आवाज में स्पष्टता और मधुरता थी, लेकिन लहजा असहज रूप से दमनकारी था। जुआन ने मुड़कर देखा। लाल वस्त्र पहने एक महिला आंगन के दरवाजे के पास खड़ी थी, जिसे वह पहले बंद करना भूल गया था। उसके गले में मोतियों का एक शानदार हार था, जो उसकी चिकनी त्वचा को और भी निखार रहा था, और उसकी कलाई पर जेड का कंगन लिपटा हुआ था। एक सरसरी नजर से ही उसे पता चल गया कि महिला ने जो भी सामान पहना था, वह सब महंगा था। क्या यह महिला खुलेआम अपनी दौलत का प्रदर्शन करते हुए लूटे जाने से नहीं डरती? जुआन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। हालांकि महिला ने काफी भव्य पोशाक पहनी हुई थी, फिर भी उसमें नवधनी होने का कोई आडंबर नहीं झलक रहा था। हालांकि अगर वह ईमानदार होता तो शायद उसकी खूबसूरत सूरत ने ही उसके विचार को प्रभावित किया हो। तुम कौन हो? शांग लियू ने दरवाजे के पास खड़ी महिला को अनिश्चितता से देखा। उस महिला का गुस्सा और बढ़ गया। शांग लियू, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैंने पहले तुम्हारी एक क्लास ली थी। शांग लियू ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं अपने प्रत्येक छात्र का नाम याद रखने की जहमत नहीं उठाता। उसके शांत स्वभाव ने उस महिला के उग्र स्वभाव को नियंत्रित कर लिया और उसे आगे कोई भी उग्र प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया। एक आदमी आगे बढ़ा और उसने महिला का परिचय देते हुए कहा, ये सिनस्प्रिंग ड्यूक के वू वंश की प्रथम कुमारी वू किंग हैं। पहले व्यक्ति के तुरंत बाद एक और व्यक्ति अंदर आया और बोला, वह स्वीटहार्ट रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। शिक्षक शांग, आप उसके जैसी मशहूर हस्ती के बारे में कैसे नहीं जानते? हक, वू किंग, जुआन ने हैरानी से कहा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किसी का इतना अजीब नाम होगा। टू तीनों ने एक साथ उसकी ओर सिर घुमाया। वू किंग के चेहरे पर एक भयानक भाव उभर आया। तुमने अभी क्या कहा? आपने वू किंग को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन को देर से एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कह दिया है और उसने तुरंत स्पष्ट किया, नहीं नहीं, मेरा मतलब विस्मयबोधक शब्द से था। मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ यौन संबंध बनाना चाहता हूं या कुछ और। उफ, खैर, ये वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उन्हें अपने स्पष्टीकरण पर तुरंत पछतावा हुआ। इससे मामला और बिगड़ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस वू का फायदा उठाने के लिए ऐसे घिनौने शब्दों का इस्तेमाल करने की? महिला के बगल में खड़े दोनों चापलूसों ने अविश्वास भरी निगाहों से जुआन को फटकार लगाई। अपना नाम बताओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस कबीले से हो, तभी तो तुमने इतनी धृष्टता करने की हिम्मत की। वू किंग का चेहरा गुस्से से लाल था, मानो कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। 1. BGM बैकग्राउंड म्यूजिक का संक्षिप्त रूप है। 2. वू किंग निर्दयी का समरूप शब्द है। अध्याय 102 अफवाहें। मैं कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध शीकुन हूँ। जुआन ने गर्व से सीना ठोकते हुए घोषणा की। शांग लियू अवाक रह गई। यह आदमी मेरी सोच से कहीं ज्यादा बेशर्म है। शीकुन, तुम शीकुल के छठे युवा स्वामी हो? वू किंग ने पूछा। तुम्हारा चेहरा तो सुंदर है, लेकिन लगता है तुम एक बेशर्म व्यभिचारी हो, है ना? जुआन ने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल सही, शीकुन एक बेशर्म विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। वू किंग अचंभित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बेबाकी से यह बात स्वीकार करेगा। लगता है तुम में अभी भी थोड़ी आत्म जागरूकता बाकी है। ये देखकर कि वह गुमराह होने वाली है, दोनों नौकरों ने फुसफुसाते हुए कहा, युवती, वह आदमी जुआन है। पिछले कुछ दिनों में जुआन ने अकादमी में इतना बड़ा हंगामा मचा दिया था कि अब शायद ही कोई ऐसा बचा हो जो उसे न जानता हो। वू किंग उसे इसलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि वह अन्य कामों में व्यस्त थी और कुछ समय से अकादमी नहीं आई थी। तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? वू किंग का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो गया। पहले उसे जिस तरह मूर्ख बनाया गया था, उसे याद करके उसका गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। आपने वू किंग को ट्रोल करके 600 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। क्या तुम अपने पूरे जीवन में कभी मूर्ख नहीं बने? जुआन ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कौन करेगा? वू किंग ने उपहास उड़ाते हुए जवाब दिया। अरे, अब समझ में आया कि तुम इतने भोले क्यों हो। वू किंग का मुंह खुला रह गया, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। आपने वू किंग को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर कहा, तो तुम ही हो वो आदमी जिसे चू चुयान ने चुना है। जुआन हैरान रह गई। तुम और चुयान इतने करीबी हो। अगर वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे तो वू किंग से क्रोध अंक अर्जित करना उसके लिए बहुत उचित नहीं लग रहा था। बेशक हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इससे ज्यादा करीब हम हो ही नहीं सकते। वू किंग ने ताना मारा।
जब मैंने सुना कि उसने एक निकम्मे को अपना पति चुना है तो मुझे लगा कि यह महज बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। लेकिन लगता है कि अफवाहों में कुछ सच्चाई है। निकम्मे होने के अलावा तुम एक बेशर्म व्यभिचारी भी हो, इसीलिए ब्राइटन मून शहर में तुम्हारी इतनी नफरत होती है। ये शब्द सुनकर जुआन ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि वे घनिष्ठ मित्र नहीं हैं। उसे अचानक याद आया कि इस वर्ष कबीलों की प्रतियोगिता अलग होगी क्योंकि युआन कबीले को एक राजकक्ष का समर्थन प्राप्त है और वह कबीला वो कबीला है। वह बुकिंग के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसे मानना पड़ा कि उसके भयानक स्वभाव के बावजूद वह बाहर से बेहद खूबसूरत थी। छोटी मिस वो, आप मुझे बेशर्म विकृत कहती रहती हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जिससे मैं विकृत साबित हूं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बातें आपके दिमाग में ही भरी हुई हैं? एक आदमी के इतने करीब खड़े होने से बुकिंग घबरा गई। वह झट से पीछे हट गई और बोली, अपनी गंदी जबान पर काबू रखो। बेशर्म व्यभिचारी के अलावा और क्या हो सकते हो? उसने सहज ही जुआन को फटकारना शुरू कर दिया, लेकिन उसके शब्दों को समझने के बाद वह अवाक रह गई। अगर वह ये जिद करती कि जुआन एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है तो इससे केवल यही साबित होता कि उसके मन में भी इस तरह के विचार पनप रहे हैं। अपनी युवती को लड़ाई हारते देख बुकिंग के बगल में खड़े दोनों आदमी तुरंत उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। जुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी युवती का मजाक उड़ाने की? जुआन ने अपने सामने खड़े दोनों आदमियों को उत्सुकता से देखा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप दोनों कौन हैं? बाईं ओर खड़े व्यक्ति ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और घोषणा की, मैं सिनस्प्रिंग सिटी के पैन कबीले का पैन लॉन्ग हूं। दाहिनी ओर खड़े व्यक्ति ने भी जोखिम उठाते हुए कहा, मैं सिनस्प्रिंग सिटी के फू कबीले का फू फैंग हूं। पान और फू वंश प्रमुख वंश थे, इसीलिए वे दोनों गर्व से अपना सिर ऊंचा रख सकते थे। हालांकि वे विशाल वो और चू वंशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, लेकिन वे कम से कम झेंग, युआन और वांग वंशों के बराबर थे। ये दोनों बुकिंग के साथ पले बड़े थे और उनसे पहली मुलाकात से ही उनकी सुंदरता के दीवाने हो गए थे। इसके अलावा वू वंश के शाही परिवार होने के कारण ये दोनों बुकिंग की चापलूसी करने लगे थे, इस उम्मीद में कि एक दिन वे उनका दिल जीत लेंगे और तरक्की करेंगे। इन्हीं इच्छाओं ने जुआन द्वारा बुकिंग को धमकाने पर उनकी तीव्र प्रतिक्रिया को हवा दी। पैन लॉन्ग, फू फैंग, जुआन ने चिंतन करते हुए कहा, शानदार नाम, ये आप दोनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगते हैं। 1। जुआन ने अपने वस्त्र से एक नोटबुक निकाली और उस पर कुछ लिखा। फिर उसने उन्हें दोनों पुरुषों को दिखाया और पूछा, क्या ये एक पान और ये एक फू है? 2। उफ, ये सही नहीं है, ये ऐसे लिखे जाते हैं। दोनों ने सहज रूप से जुआन को सुधारने की कोशिश की। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 1 मिनट रुको, तुम हमारे नाम याद करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हम कुछ खास नहीं, जुआन ने शांत भाव से जवाब दिया। मैं तुम्हें गणित की कक्षा में फेल करने की सोच रही हूँ। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे नाम भूल जाऊंगी, इसलिए पहले से लिख लेना अच्छा रहेगा। पैन लॉन्ग और फू फैंग ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे का अभिवादन किया। ये क्या बकवास है? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? बुकिंग आखिरकार अपने सदमे से बाहर निकली। अपने बगल में खड़े दो भयभीत पुरुषों को देखकर उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम दोनों किस बात से डर रहे हो? वैसे भी हमारे गणित के अंकों का फैसला करने का अधिकार उसे नहीं है। दोनों ने नम आंखों से बुकिंग की ओर देखा। दरअसल उनके पास अधिकार है, वे हमारे नवनियुक्त अंकगणित शिक्षक हैं। अब बुकिंग की बारी थी अवाक रह जाने की। तुम मूर्ख हो, तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बच्ची, क्या तुम्हें एहसास हुआ है कि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को ठेस पहुंचाई है जिसे नहीं पहुंचानी चाहिए थी? अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं बेहतर इंसान बनकर तुम्हें माफ कर दूं। बुकिंग ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम जैसे मामूली गणित के शिक्षक को इतना घमंड क्यों करना चाहिए? वैसे भी स्काई क्लास के छात्रों के लिए गणित का कोई महत्व नहीं है। आपने बुकिंग को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, वैसे तो ये कम महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर तुम्हारे जैसी शाही खानदान की अभिमानी युवती अपनी कक्षा में फेल हो जाए तो क्या तुम पूरी अकादमी में हंसी का पात्र नहीं बन जाओगी? बुकिंग ने गहरी सांस ली। जुआन सही कह रही थी। उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना थी, इसीलिए वह हर चीज में चुचुयान से मुकाबला करने के लिए दृढ़ थी। किसी भी कक्षा में असफल होना उसके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाएगा। तो फिर मुझे हराने की हिम्मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पिता सनस्प्रिंग ड्यूक हैं। अकादमी भी उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करती। शुरुआती घबराहट के बाद बुकिंग ने खुद को संभाला क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जुआन से डरने का कोई कारण नहीं है। हो सकता है कि दूसरे शिक्षकों के लिए यह बात सच हो क्योंकि उनका करियर दांव पर लगा है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक अस्थायी शिक्षक हूँ। राजमहल से शिक्षक के आने पर मुझे इस पद से मुक्त कर दिया जाएगा। वैसे भी मेरा यहाँ कोई भविष्य नहीं है, तो मुझे डरने की क्या बात है? जुआन को अपने पिछले कार्यस्थल में कार्यालय की राजनीति का अच्छा ज्ञान था। जब तक किसी को करियर में तरक्की की कोई उम्मीद न हो तब तक अपने वरिष्ठ से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। बुकिंग दंग रह गई। अगर जुआन को वाकई अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं थी तो वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन उसके सामने सिर झुकाकर माफी मांगने का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने तिरस्कार भरी सांस लेते हुए तेजी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं आज तुम्हें ढूंढने नहीं आई थी। उसने अपना ध्यान शांग लियू की ओर मोड़ा। शांग लियू, अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। शांग लियू ने बुकिंग की ओर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम भूल गई हो कि मैं भी एक शिक्षिका हूँ? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें विदेशी भाषा की कक्षा में भी फेल कर दूंगी? बुकिंग अवाक रह गई। कुछ देर बाद उसने अपनी आवाज संभाली और बोली, तुम उस आदमी जितने बेशर्म नहीं हो। और तुम अपने भविष्य के बारे में भी इतने लापरवाह तो नहीं हो सकते। ये सच है, लगता है मैं उसकी चालें नहीं सीख सकती। शांग लियू ने जुआन की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर वह बुकिंग की ओर मुड़ी और पूछा, तो तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम तो बिल्कुल साफ सवाल पूछ रही हो, चालाक औरत। मेरे प्रेमी को चुराने के बाद तुम इतनी मासूमियत का नाटक क्यों कर रही हो? बुकिंग दहाड़ते हुए बोली। लोमड़ी। शांग लियू ने पहली बार किसी को उसे इस नाम से पुकारते सुना था और वह हंसे बिना नहीं रह सकी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? क्या तुमने इतने सारे आदमियों को चुरा लिया है कि तुम्हें उनके नाम भी याद नहीं है? बुकिंग ने हैरानी से कहा, यह कोई और नहीं बल्कि द्वितीय युवा स्वामी शिशियू हैं। बुकिंग के इस दावे को सुनकर कि शिशियू उसका प्रेमी था, पैन लॉन्ग और फू फैंग दोनों ने निराशा में अपना सिर झुका लिया।
शिशु, शांग लियू ने शांत भाव से दोहराया। मुझे खेद है कि आप गलतफहमी में हैं। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। वास्तव में इस समय मेरा किसी भी पुरुष के साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उसने मुझे बताया कि उसे तुमसे प्यार हो गया है। अगर तुमने उसे बहकाया न होता तो वह मुझे कैसे छोड़ सकता था? बुकिंग दहाड़ते हुए बोली। छोटी बच्ची, आप आधिकारिक तौर पर शिशियू के साथ रिश्ते में नहीं हैं। पेनलोंग और फू फैंग ने इस क्षण को चुनते हुए उसे धीरे से याद दिलाया। बुकिंग ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, चुप रहो। पेनलोंग और फू फैंग ने कड़वी मुस्कान के साथ झट से अपने मुंह बंद कर लिए। जुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम इधर आओ। क्या? पेनलोंग और फू फैंग को जुआन की हरकतों के बारे में संदेह था, लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया जो उसने कहा था। एक शिक्षक के रूप में मैं तुम्हें जीवन के कुछ सबक सिखाने को अपना कर्तव्य समझता हूँ। क्या तुमने कभी यह कहावत सुनी है कि चापलूसी करने वाले अंततः उन्हीं जूतों से कुचले जाते हैं? जुआन ने पूछा। उन्होंने पहली बार ऐसा वाक्यांश सुना था, लेकिन वे आसानी से समझ गए कि जुआन का क्या मतलब था। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए, लेकिन वे जानते थे कि शिक्षक पर अपना आपा खोना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मन ही मन उसे कोसना शुरू कर दिया। आपने पेनलोंग को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने फू फैंग को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। उन दो चापलूसों से निपटने के बाद जुआन को लगा कि उसे शांग लियू की मदद करनी चाहिए, इसलिए उसने बुकिंग की ओर मुड़कर कहा, मैं शिशियू को जानता हूं और मैंने उसे कई बार दूसरी महिलाओं से संबंध तोड़ते देखा है। वह हमेशा अलग अलग कारण बताता है। क्या आपको यकीन है कि वह सिर्फ आपको छोड़ने के लिए ऐसा नहीं कह रहा है? बुकिंग चौंक गई। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि ऐसी संभावना वाकई मौजूद है। शर्म से उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। बाकी सब लोग अब जा सकते हैं, शांग लियू ने ठंडे स्वर में कहा। चाहे वह कितनी भी सौम्य स्वभाव की क्यों न हो, इन तीनों का यहां तक आकर उसे धूर्त औरत कहने का आरोप लगाना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। मैं इस मामले की ठीक से जांच करूंगी, बुकिंग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा और अजीब तरह से वहां से चली गई। वह गुस्से में चूर होकर यहां आई थी, लेकिन जुआन की बातें सुनकर उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। उसके लिए वह दिन बहुत बुरा था। अपमानित होकर घर से निकलते समय बुकिंग अचानक रुक गई और पेनलोंग और फू फैंग की ओर देखा। सच बताओ, मुझसे ज्यादा सुंदर कौन है, या शांग लियू? बेशक तुम ज्यादा खूबसूरत हो, पेनलोंग और फू फैंग ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। उनके शब्दों के बावजूद शांग लियू की खूबसूरत कॉलरबोन और गोरी त्वचा ही उनके मन में सबसे पहले बसी हुई थी। बेकार। औरतें मर्दों की बनावटी बातों को लेकर जल्दी संवेदनशील हो जाती हैं, शायद इसीलिए बुकिंग ने उनके असली विचार तुरंत भांप लिए। वह शांग लियू तो वाकई चालाक है। मर्दों को लुभाने के लिए ऐसे भद्दे कपड़े कैसे पहन सकती है? सुनो, तुम दोनों के लिए मेरा एक काम है। पेनलोंग और फू फैंग तुरंत सीधे खड़े हो गए। छोटी मालकिन, आप बेझिझक कोई भी निर्देश दे सकती हैं। बुकिंग के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मैं चाहती हूं कि तुम ये बात फैला दो कि शांग लियू जुआन के घर पर अनुचित वस्त्र पहनकर उससे मिल रही है। हम देखते हैं कि जब चुचुयान की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी तो क्या जिशियू उसका साथ देना जारी रखेगी। और अगर दूसरों को पता चल जाए कि चुचुयान का पति उसे बाहर धोखा दे रहा है तो यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। मैं इतना होशियार क्यों हूं? मैंने सचमुच एक तीर से दो निशाने साधने की बेहतरीन योजना बना ली। अरे, क्या यह अच्छा विचार है? पेनलोंग और फू फैंग ने हिचकिचाते हुए एक दूसरे की ओर देखा। शांग लियू और जुआन दोनों शिक्षक थे और शांग लियू के बारे में उनकी राय अभी भी अच्छी थी। इसमें क्या बुराई है? वैसे भी हम झूठ तो नहीं बोल रहे। क्या उसने पहले अनुचित कपड़े नहीं पहने थे? बुकिंग ने अपनी घृणा को छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। मैं तो बस आपसे सच बोलने को कह रही हूं, लेकिन आप इतना भी नहीं कर सकते। कितनी निराशा की बात है। पेनलोंग और फू फैंग ने चिंता से उसे आश्वस्त करते हुए कहा, कृपया इसे हम पर छोड़ दीजिए। हम निश्चित रूप से इस कार्य को आपकी संतुष्टि के अनुसार पूरा करेंगे। बुकिंग का मूड आखिरकार ठीक हो गया। अब जाकर ठीक लगा। एक पेनलोंग फू फैंग एक कहावत है जिसका अर्थ है ड्रैगन की पीठ पर चढ़कर फीनिक्स से रस चूसना। यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो किसी प्रमुख व्यक्ति की कृपा प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंचता है। 2. वह उनके उपनामों के चीनी अक्षरों को ऐसे समरूप शब्दों में बदल रहा है जो पानलोंग फू फैंग कहावत के अनुरूप होना। अध्याय 103 दिखावट। जब वे अकेले रह गए तो जुआन ने कुछ पल चुपचाप शांग लियू को देखा और फिर कहा, शिक्षक के रूप में आपकी जिंदगी वाकई मुश्किल है। आपके छात्र तो आपको परेशान करने के लिए सीधे आपके दरवाजे तक आ गए थे। शांग लियू ने आंखें घुमाई। क्या ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था? तुम्हें क्या लगता है कि वे अंदर कैसे घुस पाए? अरे, मैं उत्साह में आकर इसे बंद करना भूल गई, जुआन ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया। छोड़ो इसे, चलो एक बार फिर धुन को दोहराते हैं, देखते हैं इसमें कोई कमी तो नहीं है। शांग लियू ने अपनी उंगलियां फिर से वीणा पर रखीं। उनकी उंगलियां तारों पर तेजी से चलने लगी, जिससे एक ऐसी जोशीली धुन निकली जिसने दिल को धड़का दिया। संगीत समाप्त होते ही जुआन ने उत्साह से सिर हिलाया। बिल्कुल यही तो मैं सोच रही थी। बड़ी बहन शांग, आप सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा हैं। मुझे विलक्षण प्रतिभा कैसे माना जा सकता है? इस धुन का रचयिता ही तो असली विलक्षण प्रतिभा है। शांग लियू ने जुआन की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या सच में आप इस धुन के रचयिता नहीं हैं? ये सच में मैं नहीं हूं। मैंने इसे बस सपने में सुना था। जुआन जितना भी बेशर्म क्यों ना हो, उसमें इन गानों का श्रेय लेने की हिम्मत नहीं थी। मैं समझ गई, मुझे आपसे इतनी विनम्रता की उम्मीद नहीं थी। शांग लियू ने अपने पास से सीप जैसी कोई चीज उठाई और उसे देते हुए कहा, लो इसे ले लो। जुआन अभी शांग लियू की गलतफहमी को दूर करने ही वाला था कि तभी एक सीप उसकी ओर आ गिरी। वह अचंभित होकर बोला, यह क्या है? यह उपकरण अभी अभी सुनी गई आवाजों को रिकॉर्ड कर सकता है। आप इसका उपयोग बाद में कक्षा में प्रवेश करते समय पृष्ठभूमि संगीत बजाने के लिए कर सकते हैं। शांग लियू ने उत्तर दिया। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? जुआन ने निराशा व्यक्त करते हुए पूछा। शांग लियू का चेहरा लाल हो गया। मैं सार्वजनिक रूप से खुद को शर्मिंदा नहीं करने वाली। फिर भी यह जुआन सचमुच आश्चर्यों का पिटारा था। वह कक्षा को पढ़ाने के दौरान भी तरह तरह की विचित्र बातें सोच सकता था। ईश, मैं समझ गया। कोई और विकल्प न होने के कारण जुआन ने सीप स्वीकार कर ली। शांग लियू के मार्गदर्शन में उसने जल्द ही इसका उपयोग करना सीख लिया।
क्या यह असल में एक रिकॉर्डर नहीं है? एक बार फिर जुआन इस साधना जगत की अद्भुतता को देखकर चकित रह गया। तकनीकी रूप से पिछड़ा होने के बावजूद की ऊर्जा के चमत्कारों ने इसकी भरपाई कर दी थी। आधुनिक युग की कई सुविधाओं को कलाकृतियों और संरचनाओं के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता था। बड़ी बहन शांग, क्या आपके पास कोई हेयर वैक्स है जो मैं उधार ले सकूं? जुआन ने पूछा। हेयर वैक्स? शांग लियू को समझ नहीं आया कि जुआन क्या पूछ रही थी। अरे, मेरा मतलब उस जेल से है जो आपके बालों को अपनी जगह पर बनाए रखने में मदद करता है, जुआन ने मोटे तौर पर समझाया। अरे, मुझे लगता है मेरे पास कुछ ऐसा ही है, शांग लियू ने जवाब दिया। वह थोड़ी देर के लिए अपने घर के अंदर गई और फिर एक बोतल में कोई जेल भरकर वापस आई। आप किस तरह का हेयर स्टाइल बनाना चाहती हैं? मैं इसे इस तरह करने की सोच रहा हूँ, जुआन ने बताया कि बालों को पीछे की ओर चिकना करके स्टाइल करना कैसा दिखता है। साथ ही उसने अपने बालों पर जेल लगाया और उन्हें आकार देने की कोशिश की। हालांकि उसकी उंगलियां उसकी सोच से कहीं ज्यादा अनाड़ी निकलीं। ये देखकर शांग लियू मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने उसे एक स्टूल पर बैठने का इशारा किया और फिर उसके बालों को संवारने में उसकी मदद की। उसकी नजदीकी ने जुआन को उससे आती हल्की खुशबू का एहसास कराया, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर वह गलत नहीं था तो उसके आने के समय तक वह पूल से बाहर निकल चुकी थी, इसलिए उसके पास कोई परफ्यूम या पाउडर लगाने का समय नहीं था। तो फिर उसकी खुशबू अब भी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह जो कॉस्मेटिक्स आमतौर पर लगाती थी वे किसी तरह उसकी त्वचा में समा गए हों? शांग लियू ने सबसे पहले उसके सिर के पिछले हिस्से के बालों को संवारा, फिर आगे के हिस्से की ओर बढ़कर उसकी लटों को ठीक करने लगी। वह काम में इतनी मग्न थी कि अनजाने में ही थोड़ा झुक गई, और जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर जुआन की नाक से खून निकलने ही वाला था। चूंकि वह अभी अभी नहाकर निकली थी, इसलिए उसने जो बाथरोब पहना था वह थोड़ा ढीला था। जब वे पहले अलग अलग खड़े थे तब उसने केवल उसके कंधों का ऊपरी हिस्सा और कॉलरबोन ही देखी थी। लेकिन अब जब वह उसके सामने झुकी हुई थी तो उसका ढीला कॉलर थोड़ा नीचे लटक गया, जिससे उसकी गोरी त्वचा और दो बेहद आकर्षक उभार और भी ज्यादा दिखाई देने लगे। घटक, जुआन ने मन ही मन खुद को शांत रहने की याद दिलाई, लेकिन वह घबराहट में घूम भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उस आवाज ने शांग लियू का ध्यान खींचा और उसकी घबराहट भरी हालत पर उसकी नजर पड़ी। उसने सिर झुकाकर देखा और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह झट से खड़ी हो गई और कुछ कदम पीछे हट गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने अटपटे लहजे में कहा, लगभग हो गया है, अब तुम क्लास जा सकते हो। जुआन उसकी परिपक्व महिला होने के नाते दिखाए गए संयम से प्रभावित हुई, क्योंकि उसने मामले को नजरअंदाज करने और उसे हल्के में लेने का विकल्प चुना। एक छोटी लड़की शायद चीखना चिल्लाना और खूब हंगामा करना शुरू कर देती। फिर भी शांग लियू उसकी मदद कर रही थी जब उसने अनजाने में उसका फायदा उठा लिया। चाहे वह कितना भी कठोर दिल क्यों न हो, फिर भी वह असहज स्थिति में फंस गया। आज मदद के लिए धन्यवाद, अगली बार मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। चूंकि शांग लियू जानबूझकर इस विषय से बच रही थी, इसलिए वह इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगी कि इसे उठाए। यह उस तरह का टेलीपैथिक कनेक्शन था जो परिपक्व लोग आपस में साझा करते हैं। वैसे मैं तो अभी युवा ही हूँ। शांग लियू का चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, बहुत से लोग मुझे भोजन कराना चाहते हैं। आपकी बारी आने में काफी समय लग सकता है। मुझे तुमसे इससे कम की उम्मीद नहीं थी। अकादमी में उसकी जबरदस्त लोकप्रियता को जानते हुए जुआन को पता था कि उसकी बातें सच थीं। अगर मौका मिला तो। अंकगणित की कक्षा का समय हो गया था, इसलिए जुआन ने जल्दी से अलविदा कहा और स्काई क्लास की ओर चल पड़ी। अल्पविराम। शोरगुल मचाने वाली येलो क्लास के विपरीत स्काई क्लास कहीं अधिक शांत थी। आखिरकार यह अभिमानी प्रतिभाशाली छात्रों से भरी हुई थी। भले ही उनके पास खाली समय होता, वे अपनी श्रेष्ठता का भाव बनाए रखने के लिए एकांत में रहना पसंद करते थे। अन्य कक्षाओं के छात्रों की तरह मौज मस्ती करना उनके लिए उचित नहीं था। इसके बावजूद सबकी निगाहें स्वाभाविक रूप से एक खास व्यक्ति की ओर खींच गईं। चुचुयान चुपचाप अकेली बैठी थी, लेकिन मानो एक रहस्यमयी धुंध ने उसे घेर रखा था, जिससे वह स्वर्ग से उतरी परी जैसी लग रही थी। नंबर 1 ब्यूटी से यही उम्मीद थी। कक्षा में सभी के मन में एक ही विचार था। अकादमी में भी चुचुयान को देखना दुर्लभ था और यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि वे उसकी हर झलक को संजो कर रखें। शीकुन ने जानबूझकर कक्षा के पीछे की सीट चुनी ताकि वह उसकी खूबसूरत आकृति को पूरी तरह निहार सके। युआन वैंडोंग और अन्य लोग उसके आसपास बैठे थे और उसकी चापलूसी करके उसका दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शीकुन बीच बीच में उनकी बातों का जवाब देता था, लेकिन उसका ध्यान स्पष्ट रूप से अपने सामने बैठी उस परी पर था। उसने देखा कि बाकी छात्र चुचुयान को चोरी छिपे देख रहे थे और उसके दिल में गुस्सा भर आया। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रेमिका पर बुरी नजर डालने की? बेशक इससे ये साबित हो गया कि उसने जिस महिला को चुना था वह कितनी आकर्षक थी। चीजों को इस दूसरे दृष्टिकोण से देखने से उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। क्या कक्षा में कोई और महिला नहीं है जिसकी सुंदरता चुचुयान के बराबर बताई जाती है, जिसका नाम पेई म्यानमान या कुछ ऐसा ही है? वह मुझे कहीं क्यों नहीं दिखती? स्काई क्लास के अधिकांश प्रतिभाशाली छात्रों के अकादमी के बाहर अपने अपने व्यवसाय थे, इसलिए उनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। परिणामस्वरूप किसी भी दिन पूरी कक्षा का एक साथ उपस्थित होना दुर्लभ था और पेई म्यानमान की अनुपस्थिति कोई असामान्य बात नहीं थी। अरे हाँ, क्या जेंग डैन नाम की एक और खूबसूरत लड़की भी थी? शीकुन की निगाहें चारों ओर घूमी और उनकी नजर तुरंत एक खूबसूरत महिला पर पड़ी जो पारंपरिक शालीनता का परिचय दे रही थी। उसके हाव भाव सौम्य और शालीन थे, जो नारीत्व के आकर्षण से परिपूर्ण थे। शीकुन जैसे उच्च मानदंडों वाले व्यक्ति भी उसके मनमोहक आकर्षण से इनकार नहीं कर सकते थे। सांग कियान वाकई भाग्यशाली है। यह कोई रहस्य नहीं था कि जेंग डैन सांग कियान का मंगेतर था और शीकुन इस बात से भलीभांति परिचित था। अफसोस की बात है, अगर जेंग डैन की सगाई किसी और से हुई होती तो शीकुन शायद उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करता। सालों से वह दूसरे पुरुषों की स्त्रियों को अपने साथ मिलाने में माहिर था, लेकिन फिलहाल सांग वंश सम्राट का पसंदीदा था और ऐसे समय में उन्हें नाराज करना बुद्धिमानी नहीं थी। सौभाग्य से सांग परिवार की नींव स्थिर नहीं थी। अगर भविष्य में उन पर कोई विपत्ति आ पड़ी, हे तब उनके पास मदद के लिए मेरे पास आने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तब मुझे बस जेंग डैन की ओर इशारा करना होगा और वो मेरी हो जाएगी। उसकी कल्पनाएं बेकाबू होने लगी जब उसने सोचा कि वह कैसे धीरे धीरे उसकी पवित्रता को दूषित करेगा और उसे अंधकार के गहरे गड्ढे में धकेल देगा। अंततः वह खुद को खो देगी और उसके प्यार में पूरी तरह से डूब जाएगी।
उसने इस तरह के करतब कई बार दिखाए थे और वह इस बात से भली भांति परिचित था कि यह सब कैसे होता है। इन महिलाओं से उसकी एकमात्र इच्छा उन्हें अपने वश में करने से मिलने वाला रोमांच था। उसके मन में उनके लिए कोई सच्ची भावना नहीं थी, इसलिए उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था कि वे विवाहित हैं या नहीं। वास्तव में विवाहित महिलाओं को जीतना उसे कहीं अधिक रोमांच देता था। लेकिन चू चुयान के लिए ऐसा नहीं था। उसने अपनी सारी भावनाएं उसी के प्रति समर्पित कर दी थी और वह किसी को भी उसे कलंकित करने की अनुमति नहीं देगा। कुछ ही दूरी पर झेंग डैन ने शीकुन की तीखी निगाहें अपने ऊपर महसूस की, इसलिए उसने जवाब में हल्की सी मुस्कान दी। उसने शी वंश के छठे युवा स्वामी की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह वाकई उतना ही आकर्षक था जितना कि अफवाहों में बताया गया था। हालांकि उस समय उसकी निगाहें उसे बेहद असहज कर रही थीं। उसकी तीखी निगाहों की तुलना में जुआन कहीं अधिक सज्जन प्रतीत होता था। हाँ, हम वाकई एक अजीब दुनिया में रहते हैं। एक सच्चे सज्जन की प्रतिष्ठा तो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन शीकुन जैसे भेस बदले भेड़िए की तरह अच्छी प्रतिष्ठा का आनंद लेते हैं। जैसे ही ये विचार उसके मन में उभरे, उसकी निगाहें अनजाने में चू चुयान की ओर चली गईं, जो एक कुलीन राजकुमारी की तरह चुपचाप अकेली बैठी थी। मुझे आश्चर्य है कि अगर आपको पता चले कि मेरे आकर्षण के सामने आपका पति कितना बेबस है, तो आपको कैसा लगेगा। झेंग डैन खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसने कभी किसी पुरुष को अपने करीब नहीं आने दिया था और यहाँ तक कि अपने मंगेतर को भी हाथ पकड़ने से मना कर दिया था। फिर भी आखिर उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली कि उसने जुआन को ऐसा करने दिया। क्या मैं चू चुयान के आदमी को छीनकर अपनी खूबसूरती साबित करने के लिए इतनी दूर जा रही हूँ? न जाने क्यों इस विचार से झेंग डैन का पेट मचलने लगा। उसने देखा कि बाकी छात्र चू चुयान को छुप छुप कर देख रहे थे और इसे उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई। ये सब हवस भरे मर्द। तभी अचानक कक्षा का दरवाजा जोर से खुला। सभी ने मुड़कर देखा, मानो उन्हें उम्मीद थी कि आखिरकार उनकी शिक्षिका आ गई हैं। लेकिन वहां केवल बुकिंग थी, जो कठोर चेहरे के साथ अंदर आई। बुकिंग दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी और कई छात्र उसके करीब आने में दिलचस्पी रखते थे। हालांकि उसकी वर्तमान कठोर आभा ने उन सभी को उससे दूर कर दिया था। जब वह चिड़चिड़ी होती थी तो कोई भी उसे उलझना नहीं चाहता था। बिना कुछ कहे बुकिंग अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि चू चुयान उसके पास ही बैठी है और उसका गुस्सा सर्दियों के तूफान की तरह भड़क उठा। वह तुरंत खड़ी हुई, चू चुयान के पास गई और उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए बोली, क्या जुआन तुम्हारा पति है? सवाल सुनकर चू चुयान ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर भी जवाब में सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। जुआन से शादी करने का उसका उद्देश्य उसके और चू वंश के पीछे आने वालों की साजिशों को नाकाम करना था, इसलिए उसके पास इससे इनकार करने का कोई कारण नहीं था। शीकुन चू चुयान के कार्यों के पीछे का कारण भी समझता था, लेकिन अपनी प्रिय पत्नी को किसी और पुरुष को अपना पति स्वीकार करते देख वह फिर भी क्रोधित हो गया। जिस समस्या को वह अनदेखा कर रहा था, वह सामने आ जाने पर उसका चेहरा बेहद लाल हो गया। स्नो की रिपोर्ट के आधार पर उसे पता था कि चू चुयान अभी भी कुंवारी है, लेकिन ये जानकारी किसी और को नहीं थी। ज्यादातर लोग यही मानते कि अब तक उसकी पवित्रता भंग हो चुकी होगी। अगर वह भविष्य में उससे शादी करता है, तो क्या हर कोई यह नहीं सोचेगा कि उसे धोखा दिया गया है? चूंकि वह तुम्हारा पति है, तो क्या तुम्हें उस पर कड़ी नजर नहीं रखनी चाहिए? वह दूसरी महिलाओं के साथ क्यों इश्कबाजी कर रहा है? बुकिंग ने ठंडे लहजे में पूछा और गुस्से में पैर पटकते हुए अपनी सीट पर वापस चली गई। चू चुयान स्तब्ध रह गई। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि बुकिंग किस बारे में बात कर रही है। हालांकि बुकिंग के शब्दों ने अटकलों के लिए काफी गुंजाइश छोड़ दी थी और स्काई क्लास के अन्य छात्र आपस में कानाफूसी करने लगे। गपशप करने की इच्छा सभी मनुष्यों में स्वाभाविक होती है, यहाँ तक कि प्रतिभाशाली छात्रों में भी। क्या जुआन ने सचमुच बुकिंग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की? हे भगवान, वह आदमी तो वाकई एक दरिंदा है। वह तो दो राजसी परिवारों की युवतियों पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता है। चू चुयान जैसी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद वह बाहर दूसरी महिलाओं के साथ समय बिताना चाहता है। उसे अपनी औकात जान लेनी चाहिए। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी, दूसरे की थाली में खाना हमेशा ज्यादा स्वादिष्ट लगता है? चू चुयान हमारे लिए देवी जैसी हो सकती है, लेकिन जुआन को उसका स्वाद चखने का मौका मिल चुका है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब वो उसे उतना पसंद नहीं करता। अक्सर जो चीजें पहुंच से बाहर होती हैं, वही सबसे ज्यादा आकर्षक लगती हैं। तुम्हारे शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह क्यों चुभ रहे हैं? अल्पविराम। इन उत्तेजित फुसफुसाहटों ने शिकुन की पलकों को भय से फड़कने पर मजबूर कर दिया। क्या उस व्यक्ति के पास सचमुच इतनी अद्भुत क्षमताएं हैं? अचानक एक जोशीली धुन हवा में गूंज उठी, जिससे विद्यार्थियों के रोंगटे खड़े हो गए। उनका खून तेजी से दौड़ने लगा, मानो वे दुनिया को बचाने के लिए किसी युद्ध में उतरने वाले हों। क्या चल रहा है? अचंभित छात्रों ने कक्षा के प्रवेश द्वार की ओर देखा और एक विशालकाय व्यक्ति को धीरे धीरे अंदर आते देख दंग रह गए। उनके बाल पीछे की ओर कंघी किए हुए थे, जो पहले किसी ने नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी बेहद आकर्षक लग रहे थे। उन्होंने काली वर्दी पहनी हुई थी, जो उनके हर सधे हुए कदम के साथ उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को और भी निखार रही थी। वो लड़का कौन है? ये वही यूनिफॉर्म है जो अकादमी के शिक्षक पहनते हैं, है ना? बकवास। शिक्षक की वर्दी इतनी शानदार कब दिखी है? अल्पविराम। इसी बीच चू चुयान ने हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे यह व्यक्ति इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? शिकुन पानी की एक घूंट ले ही रहा था कि उसके दिमाग में जुआन से निपटने की योजना बन रही थी। तभी उसने मंच की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति को ध्यान से देखा और तुरंत ही पानी का घूंट उसके गले में अटक गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। कीबोर्ड अमर। अध्याय 104। तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगे? एक पल रुकिए, क्या मंच पर खड़ा व्यक्ति जुआन नहीं है? शिकुन ने अपनी आंखें मल लीं, उसे डर था कि कहीं उसे भ्रम न हो रहा हो। उनकी दृष्टि पर संदेह करने वाला वह अकेला नहीं था। कमरे में मौजूद लगभग हर छात्र अविश्वास से आंखें फाड़कर जुआन को घूर रहा था। उस लड़के ने अपने बाल कैसे बनाए? ये तो कमाल के लग रहे हैं। क्या मुझे भी कभी इन्हें आजमाना चाहिए? और ये संगीत कैसा है? इसे सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं, जीशियू ने धीरे से कहा। अब जब मैं उसे गौर से देख रहा हूं, तो वह वास्तव में काफी आकर्षक है। अपने सामान्य पहनावे की तुलना में इस पहनावे में वह कहीं अधिक प्रभावशाली दिखता है, झेंग डैन ने आगे कहा। यह आदमी मुझे पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक क्यों लग रहा है? हे भगवान, मैं पागल हो रही हूँ, बुकिंग ने सिसकते हुए कहा। चू चुयान आखिरकार अपने शुरुआती सदमे से उबरने लगी।
उसकी आंखों को धोखा नहीं हो रहा था। पोडियम पर खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका पति था। अपने आमतौर पर शांत स्वभाव के बावजूद उसे लगा जैसे उसका चेहरा लाल हो रहा हो। अगर उसके बगल में कोई गड्ढा होता तो वह बिना एक पल भी हिचकिचाए उसमें कूद जाती। तुम क्या कर रहे हो? उसने दबी आवाज में जुआन पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। जुआन ने उसकी तरफ एक नजर डाली, लेकिन उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। चू चुयान ने अपने होंठ दबाए और आगे बोली, बकवास बंद करो और वापस जाओ। उसे अपने पूरे जीवन में कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। पूरी जिंदगी वह हमेशा नियंत्रण में रही थी। अकादमी में भी उसका इतना दबदबा था कि कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ठीक इसी क्षण उसे ऐसा लग रहा था मानो वह कांटों के बिस्तर पर बैठी हो। उसे महसूस हो रहा था कि पूरी कक्षा उसे अजीब तरह से घूर रही है और चू कबीले के प्रति उपहास भरे शब्दों से उनके मुख तैयार थे। इसी बीच जुआन कक्षा में सबसे आगे अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपने सामने बैठे छात्रों की ओर मुड़ा। चू चुयान के चेहरे पर दिख रही गुस्से से लालिमा को देखकर उसने सख्त भाव से कहा, उस छात्र को याद दिला दूं कि कक्षा चल रही है। पाठ के बीच में चुपके से अपने शिक्षक को संदेश भेजना बंद करो। ओह, कक्षा में हलचल मच गई क्योंकि सबको जल्दी ही समझ आ गया कि जुआन चू चुयान से बात कर रही थी। चूंकि दोनों शादीशुदा थी, इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि वे आपस में क्या फुसफुसा रही थीं। थोड़ा बहुत ड्रामा तो हमेशा अच्छा ही लगता है। हालांकि हर कोई इसे अच्छी तरह से नहीं ले रहा था। सबके सामने इतना दोस्ताना व्यवहार कर रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? बुकिंग ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई और अपनी स्कर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया। झेंग डैन ने भी उसकी टिप्पणी पर भौहें चढ़ाईं। लगता है कि वे दोनों मेरी सोच से कहीं ज्यादा करीब हैं। ये थोड़ा परेशानी वाली बात है। इस बीच चू चुयान को अपना चेहरा ढकने की तीव्र इच्छा हो रही थी। शर्म से उसके गाल पहले से कहीं ज्यादा लाल हो गए थे। आखिर उस आदमी के दिमाग में क्या खराबी है? एक पल रुकिए, क्या उसने अभी शिक्षक कहा? शीकुन भी उसकी उलझन में था। उसने अपने साथियों की ओर इशारा किया, लेकिन वे अप्रत्याशित रूप से अपनी निगाहें फेर लेते थे और उसे जवाब देने को तैयार नहीं थे। कोई चारा न देखकर वह खुद आगे बढ़ा और जुआन को चुनौती दी। अपने आसपास ध्यान से देखो, तुम अभी स्काई क्लास में हो। येलो क्लास के किसी व्यक्ति के लिए ये जगह उपयुक्त नहीं है। लगता है ये लोग बिल्कुल ही नाकाबिल हैं। इन्हें हालात को समझने की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मुझे जल्द ही अपने लिए नए कर्मचारी ढूंढने पड़ेंगे। जुआन ने शरारती अंदाज में शीकुन की ओर देखा। ओह, क्या तुमने अभी अभी कहा कि यह वह जगह नहीं है जहां मुझे होना चाहिए? बिल्कुल, हर इंसान को अपनी सीमा पता होनी चाहिए। येलो क्लास में होने में कोई बुराई नहीं है, तुम बस कम प्रतिभा के साथ पैदा हुए हो। लेकिन अगर तुम ऊंचाइयों तक पहुंचने की उम्मीद में जबरदस्ती अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करोगे तो यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। शीकुन ने ठान लिया था कि वह सबके सामने जुआन को बुरी तरह से अपमानित करेगा। वह देखना चाहता था कि इतनी सार्वजनिक बेइज्जती के बाद भी चू वंश उस निकम्मे को स्वीकार करेगा या नहीं। देखो तुम क्या कर रहे हो, उस पहले वाली धुन और तुम्हारे बालों का स्टाइल क्या है। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के तुम्हारे सारे बेताब प्रयास हम जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगते। बोलते समय उन्होंने आसपास के लोगों को इशारे किए, लेकिन उनके चेहरे पर तुरंत शिकन आ गई। कमरे का माहौल अचानक अजीब हो गया था और सभी लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। यहाँ तक कि युआन वैंडोंग के चेहरे पर भी झिझक का भाव था। यहाँ क्या हो रहा है? शीकुन को अचानक एक भयानक पूर्वाभास हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चू चुयान खड़ी हुई और शीकुन को ठंडे लहजे में देखते हुए बोली, युवा स्वामी शी, जुआन मेरे पति हैं। उनकी योग्यता का स्तर चाहे जो भी हो, उनकी आलोचना करना आपका काम नहीं है। वह शायद जुआन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब दूसरे लोग उसकी आंखों के सामने उसके पति का अपमान कर रहे थे तो वह चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। जुआन का साथ देने के लिए चू चुयान के खड़े होने से शीकुन का गुस्सा और भड़क उठा। हालांकि उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनाए रखी। छोटी मिस चू, आपने मेरी बात गलत समझी है। मेरा मतलब चू परिवार की आलोचना करना नहीं है। मेरा बस यही मानना है कि आप जैसी प्रतिभाशाली महिला को किसी उतने ही काबिल आदमी से शादी करनी चाहिए थी। वह लड़का आपके लायक बिल्कुल नहीं है। क्या मैं किसी ऐसे ही काबिल आदमी से शादी करूंगी? चू चुयान खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसे सांसारिक मापदंड मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मुझे लगता है कि जुआन जैसा है वैसा ही बिल्कुल ठीक है। वह स्वयं ही असाधारण थी, उन्हें अपने पति से भी उतनी ही काबिलियत की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में अत्यधिक काबिल पति तो उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी। जुआन उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुई। मुझे नहीं लगा था कि मेरी एकदम ठंडी रहने वाली पत्नी इतनी गर्मजोशी दिखा सकती है। अरे, अचानक इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जुआन को हैरानी हुई जब उसने महसूस किया कि उसके सिस्टम में क्रोध के अंकों की एक भारी लहर दर्ज हो गई है। उसने अपने सामने बैठे छात्रों की ओर देखा और पाया कि सभी छात्रों की आंखों में भयंकर क्रोध धधक रहा था। क्या उसने पिछले जन्म में दुनिया को बचाया था? आखिर उस जैसे व्यक्ति ने हमारी देवी का दिल कैसे जीत लिया? अब मुझे समझ आ गया कि मैं अपनी देवी का ध्यान आकर्षित करने में असफल क्यों रहा। लगता है मैं इतने समय से कुछ ज्यादा ही असाधारण था। कौन जान सकता था कि हमारी देवी का स्वाद इतना अनोखा होगा। वह उत्कृष्ट पुरुषों के बजाय औसत से कमतर पुरुषों को पसंद करती हैं। छी, तुम लोग खुद को श्रेष्ठ बताते हो, लेकिन क्या तुम सब चू चुयान के मुकाबले कुछ भी नहीं हो? तो फिर युवा स्वामी शी के बारे में क्या? वह आपके लिए काफी उत्कृष्ट होने चाहिए, है ना? फिर भी क्या आपने पहले कभी चू चुयान को उनमें कोई दिलचस्पी दिखाते हुए देखा है? अल्पविराम। उसके सहपाठियों के बीच दबी हुई फुसफुसाहट सुनकर शीकुन की पलकें तेजी से फड़कने लगीं। इस औरत ने तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, लेकिन मुझे जरा भी गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, बल्कि मुझे तो वो बाकी औरतों से बिल्कुल अलग लग रही है जिनसे मैं अपनी जिंदगी में मिला हूं। खैर, ये सब जुआन की गलती है। चू चुयान के स्नेह का आनंद लेने का तुम्हें क्या हक है? हालात बिगड़ते देख जुआन ने गला साफ किया। अपनी पत्नी की आड़ में छिपने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये शीकुन नाम का आदमी उसे बहुत परेशान कर रहा था। आपने कहा कि आप लोगों के मुकाबले मैं एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस समूह की बात कर रहे हैं? जुआन के सवाल से शीकुन बहुत खुश हुआ। चू चुयान के पहले के दखल ने उसे अपना हमला जारी रखने का मौका ही नहीं दिया था, लेकिन इस आदमी ने बेवकूफी से फिर से बीच में दखल दिया। लगता है कि यह सचमुच एक निकम्मा है जो कुछ भी सार्थक नहीं कर सकता।
बस एक छोटी सी जीत और वह इसे अपने सिर पर चढ़ा लेता है। स्वाभाविक रूप से मेरा तात्पर्य कुलीन कुल के लोगों से है या उन लोगों से है जिनमें साधना की असाधारण क्षमता है। शीकुन ने कक्षा में उपस्थित लोगों पर एक नजर डाली। इस कमरे में मौजूद हर किसी के लिए आप महज एक मजाक हैं। शी कबीले की प्रतिष्ठा और रुतबे को देखते हुए उन्हें लगा कि कक्षा में मौजूद लोग उनके शब्दों का खंडन नहीं कर पाएंगे, खासकर एक तुच्छ और निकम्मे व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं। क्या सच में? जुआन ने ज़िशियू की ओर मुड़कर उसे टोका, वो लड़का जो लड़की जैसा दिखता है। इधर उधर देखना बंद करो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई मजाक हूँ? ज़ियाशियू ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। वह इस झमेले में फंसना बिल्कुल नहीं चाहता था। आखिर तुम मुझे अपने साथ क्यों घसीट रहे हो? उसने गुस्से से भरे शीकुन की तरफ देखा और फिर जुआन की ओर मुड़ गया। अंत में उसने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो राजा ची का गुट, जिसमें शी कबीला शामिल था, महारानी के गुट से कट्टर विरोधी था, जिसमें शी कबीला शामिल था। इसका मतलब यह था कि शीशियू के पास शीकुन का पक्ष लेने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा जुआन अकादमी में शिक्षक थे, जिससे उनके पास शीकुन का साथ देने का और भी कम कारण बचता था। जवाब से संतुष्ट होकर जुआन ने ज़िशियू को अपनी सीट पर बैठने दिया और फिर एक अन्य छात्र को पुकारा। आगे की पंक्ति में बैठी वह खूबसूरत छात्रा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई मजाक हूँ? कक्षा के सामने सुंदर कहे जाने पर जेंग डैन काफी खुश थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से शीकुन के खिलाफ जाने के डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह केवल स्पष्ट रूप से ही जवाब दे सकी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका मंगेतर सांग कियान था, जो इस समय शीकुन के साथ था। हालांकि अकादमी के शिक्षक के रूप में जुआन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके लिए खुलेआम उसे मजाक का पात्र कहना असंभव था। वह शीकुन काफी बुद्धिमान दिखता है, तो फिर वह अभी इतना सुस्त क्यों व्यवहार कर रहा है? जुआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर अपनी नजर बुकिंग पर डाली। छोटी श्रीमती वो, क्या आपको लगता है कि मैं कोई मजाक हूँ? बुकिंग ने दांत पीस लिए। उसका मन तो हाँ में हाँ मिलाने का कर रहा था, लेकिन इस मामले में इस आदमी ने पहले ही उसे हरा दिया था, इसलिए वह दोबारा मूर्खता से उसके जाल में नहीं फंसना चाहती थी। इसके अलावा शीशियू ने अपना रुख साफ कर दिया था। वह अपने बड़े भाई शीशियू का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल गुस्से से बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चुचुयान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। आज क्या हो रहा है? ये सब लोग जुआन के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? इसके अलावा उनमें से कुछ के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे यह और भी हास्यास्पद लगता है कि वे वास्तव में जुआन का साथ देंगे। बुकिंग ने कुछ देर पहले उससे जो अस्पष्ट शब्द कहे थे, वे अचानक उसके दिमाग में आ गए, साथ ही एक भयावह विचार भी आया। क्या उस आदमी का बुकिंग के साथ कोई संबंध हो सकता है? सिर्फ चुचुयान ही नहीं, शीकुन भी इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। वह भी पूरी तरह से अचंभित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को क्या हो गया है। मामूली कचरे के लिए ये लोग मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं? कुछ अन्य छात्रों से पूछताछ करने के बाद जुआन ने आखिरकार अपनी मुस्कान पर काबू पाया और अचंभित शीकुन को घूर कर देखा। उसने अधिकारपूर्ण स्वर में आदेश दिया, जाओ और कक्षा के बाहर खड़े हो जाओ। हालात इतने हास्यास्पद हो गए थे कि शीकुन जोर से हंस पड़ा। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म चलाने की? चुचुयान के चेहरे पर अब हमेशा की तरह हैरानी और फ्राउन आ गया था। आखिर चल क्या रहा है? ये आदमी आज बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। नहीं, सिर्फ ये नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद हर कोई ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। जुआन ने धीरे से आह भरी और कहा, ब्राइट मून अकादमी के नियमों के अनुसार कक्षा में शिक्षक से बहस करने वाले छात्रों को कड़ी सजा दी जाती है। सबसे खराब स्थिति में उन्हें अकादमी से निष्कासित भी किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि मेरी बातें सिर्फ दिखावा हैं? दरअसल वह जानता था कि नियमों की भी एक सीमा होती है। अकादमी इतने मामूली मुद्दे पर प्रतिष्ठित शी वंश के छठे युवा मास्टर को निष्कासित नहीं कर सकती थी। हालांकि ऐसे मामूली दंड को अकादमी शायद ही नजरअंदाज कर देती। आप एक शिक्षक, शीकुन को ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। वह कुछ कहने ही वाला था कि युआन वैंडोंग ने घबराकर उसकी आस्तीन खींचकर उसे रोक दिया। वह सचमुच ब्राइटन मून अकादमी के नए अंकगणित शिक्षक हैं। शीकुन के मन में पहला विचार यही आया कि युआन वैंडोंग पागल हो गया है। हालांकि उसने जल्द ही देखा कि कुछ अन्य लोग उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए सिर हिला रहे हैं और उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अरे यार, तुमने पहले कुछ कहा क्यों नहीं? शीकुन का क्रोध इतना उग्र था कि उसने उसके सज्जन व्यक्तित्व को चकनाचूर कर दिया और वह जोर जोर से अपशब्द बोलने लगा। आपने हमसे पूछा ही नहीं। युआन वैंडोंग को घोर अन्याय का आभास हुआ। अकादमी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे इस मामले की जानकारी न हो। क्या आपके पास कोई शक्तिशाली खुफिया नेटवर्क नहीं है? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको इसके बारे में पता नहीं था? शीकुन को इतनी घुटन महसूस हुई कि मानो उसके मुंह से खून निकल ही गया। स्नो या मेई चाओफेंग ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे पूरी कक्षा के सामने शर्मिंदा कर दिया, इसीलिए कक्षा का माहौल इतना अजीब लग रहा था। सौभाग्यवश उनकी सूझबूझ ने उन्हें इस दुविधा से तुरंत बाहर निकाल दिया। मेरा आज ही यहाँ स्थानांतरण हुआ है, इसलिए मुझे इस अकादमी के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके अलावा आपने पहले प्रवेश करते समय अपना परिचय भी नहीं दिया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस गलतफहमी के लिए मुझे दोषी ठहराया जाना चाहिए। जुआन ने सहमति में सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर मैं आपको भी इसी तरह सजा दूं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। खैर, जब ऐसा है तो क्यों ना हम इस समस्या को गणित के जरिए हल करें। मैं आज एक परीक्षा लूंगा और जो भी अपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाएगा उसे कक्षा के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। क्या यह उचित लगता है? उन शब्दों ने कक्षा में मौजूद लगभग सभी छात्रों को स्तब्ध कर दिया। यांग वेई द्वारा उनके एक भी प्रश्न का सही उत्तर न दे पाने का दृश्य अभी भी उनके दिमाग में ताजा था। अपने सहपाठियों की प्रतिक्रियाओं से बेखबर शीकुन कुछ पल चुपचाप बोलता रहा, फिर उसने झट से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हाँ, मुझे ठीक लगता है। उसे खेती और पढ़ाई दोनों में अपनी दक्षता पर गर्व था। उसे यकीन था कि जुआन के किसी भी सवाल का जवाब उसे नहीं मिल पाएगा। वैसे भी इस परीक्षा में सिर्फ वही नहीं बल्कि कक्षा के सभी छात्र शामिल थे। उसे पूरा भरोसा था कि कक्षा में कोई भी ऐसा सवाल नहीं हल कर पाएगा जिसका जवाब वह खुद न दे सके। भला जुआन सबको कक्षा से बाहर तो नहीं भेज देगी, है ना? आखिरकार उसकी पत्नी भी तो इस परीक्षा में शामिल छात्रों में से एक थी। ठीक है, ध्यान से सुनो। जुआन ने अपना प्रश्न पूछना शुरू किया।
इस प्रश्न में दो व्यक्ति ए और बी शामिल हैं। ए केवल झूठ बोलता है जबकि बी केवल सच बोलता है, लेकिन वे दोनों केवल सिर हिलाकर या मना करके ही प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। एक दिन आपके सामने दो अलग अलग रास्ते हैं, रास्ता 1 और रास्ता 2। इनमें से एक राजधानी की ओर जाता है जबकि दूसरा एक छोटे से गांव की ओर। संयोग से ए और बी इस समय आपके सामने खड़े हैं। हालांकि आप नहीं जानते कि कौन ए है और कौन बी, और इसलिए आप ये भी नहीं जानते कि सिर हिलाने का मतलब हाँ है या ना। अभी आपको उनसे एक प्रश्न पूछना है और यह पता लगाना है कि कौन सा रास्ता राजधानी की ओर जाता है। इस स्थिति में आप उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे? 1। प्रश्न सुनते ही कक्षा में बैठे छात्र चौंक गए। जैसा कि उम्मीद थी, ये वाकई एक कठिन प्रश्न था। शीकुन हक्का बक्का रह गया। पूरा सवाल सुनने के बाद भी उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। काफी मशक्कत के बाद उसने लाल चेहरे के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी छात्र भी इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। हिम्मत है तो उसका भी टेस्ट लेकर दिखाओ। उसने चू चुयान की ओर उंगली उठाई। भले ही आज उसे सजा मिलनी तय थी, लेकिन चू चुयान के साथ होने से यह एक तरह से वरदान ही होगा। अगर तुम सच में अपनी पत्नी को मेरी बाहों में भेजना चाहते हो तो मुझे उसे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होगी। जुआन चलकर चू चुयान के पास गई और चुपचाप उसे देखने लगी। चू चुयान का दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। वह अभी भी अपने शुरुआती सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थी और जुआन के पूछे गए सवाल ने उसे भी अचंभित कर दिया था। वह कई वर्षों से अकादमी की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में प्रसिद्ध थी और सभी छात्र उसका सम्मान करते थे। अगर वह यहाँ एक प्रश्न का भी सही उत्तर नहीं दे पाती और इसके लिए उसे दंडित किया जाता तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो जाती। जुआन उसकी आंखों में घबराहट देख सकता था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या तुम तैयार हो? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। आगे बढ़ो। चू चुयान को पहले कभी इतनी घबराहट नहीं हुई थी। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था क्योंकि वह उसके पहले सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में उलझ गई थी। फिर सबके सामने ही जुआन ने पूछा, आपका सवाल यह है, एक जोड़ एक किसके बराबर होता है? यह एक और लोकप्रिय तर्क पहेली है जिसे झूठा और सच बोलने वाला कहा जाता है। अध्याय 105। आप देख सकते हैं लेकिन हंसे नहीं। ये क्या बकवास है? ये तो हद से ज्यादा बेशर्म है। यह मजाकिया है। मैं उन सभी को श्राप देता हूं जो सार्वजनिक रूप से प्रेम की दुर्गंध फैलाते हैं कि उनकी असमय मृत्यु हो जाए। अल्पविराम। कक्षा में हंगामा मच गया। अगर जुआन शिक्षक न होता तो अब तक वह निश्चित रूप से बच्चों के थूक में डूब चुका होता। आश्चर्यजनक रूप से, हालांकि पुरुष छात्रों के चेहरे पर ईर्ष्या और क्रोध के भाव थे, वहीं महिला छात्रों की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वाह, कितना बढ़िया! काश मेरा भी ऐसा ही दबंग बॉयफ्रेंड होता। मैंने इस तरह की स्थिति केवल उन प्रेम उपन्यासों में देखी है जिन्हें मैंने पढ़ा है। अगर कोई मेरी भी इसी तरह रक्षा करे तो मुझे लगता है कि मैं खुशी से बेहोश हो जाऊंगी। अल्पविराम। तेज कानों वाली चू चुयान फुसफुसाहटें साफ साफ सुन सकती थी। उसके गोरे गालों पर हल्की लालिमा फैलने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं अकादमी से बस कुछ ही दिन अनुपस्थित रही हूँ। जुआन आखिर अकादमी में शिक्षिका कैसे बन गई? उसका पहला विचार यही था कि कक्षा में सभी लोग उसे बेवकूफ बनाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन उसने तुरंत ही इस विचार को खारिज कर दिया। जुआन के पास इतने संपर्क नहीं थे कि वह स्काई क्लास के प्रतिभाशाली छात्रों को अपने इशारों पर नचा सके, खासकर शीकुन को तो बिल्कुल नहीं। फिर उसे कल अपनी छोटी बहन की आंखों में दिखी अजीब सी नजर याद आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। शायद उसे इस बात का पता था, लेकिन उसने उससे छिपा कर रखा था। वो बदमाश लड़की, उसने तो अपनी बड़ी बहन के साथ शरारत करने के लिए एक बाहरी व्यक्ति के साथ साजिश रची। वैसे भी क्या जुआन को सचमुच बाहरी माना जा सकता है? जुआन ने ढेरों आ रहे गुस्से भरे संदेशों पर ध्यान दिया और इन सभी विद्यार्थियों की मासूमियत देखकर उसे हंसी आ गई। मैं बाद में उनके गणित के अंकों के लिए उन्हें ज्यादा नंबर दूंगी। खैर, कुछ अपवादों को छोड़कर, मैं कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाली इंसान हूँ। चू चुयान की कोई प्रतिक्रिया न देखकर जुआन मुस्कुराई और बोली, क्यों? क्या आपको प्रश्न समझने में कठिनाई हो रही है? उत्तर 2 है। चू चुयान का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी पिछला सवाल वाकई उसकी समझ से परे था। अगर उसे सोचने के लिए और समय दिया जाता तो शायद वह जवाब दे पाती, लेकिन मौके पर जवाब देना स्पष्ट रूप से असंभव था। कक्षा से बाहर निकाले जाने और गलत जवाब देने पर दंडित होने के बजाय उसने जुआन द्वारा दिए गए सहारे को थाम लिया। बिल्कुल सही, स्काई क्लास के नंबर 1 प्रतिभाशाली छात्र से यही उम्मीद थी, जुआन ने प्रशंसा करते हुए कहा। ठीक है, आप वापस बैठ जाए। चू चुयान आमतौर पर हर परिस्थिति में अपना सिर ऊंचा रखती थी। अपनी पृष्ठभूमि और क्षमताओं के बल पर उसे किसी के भी सामने अपना स्वाभिमान मजबूती से बनाए रखने का पूरा भरोसा था। लेकिन इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। हालात बेहद असहज थे। ये बंदा तो जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। दूसरे लोग भी जब पक्षपात करते हैं तो चुपकर करते हैं ताकि पकड़े न जाएं। लेकिन ये बंदा तो खुलेआम ऐसे दिखावा करता है जैसे उसे डर हो कि कहीं दूसरे लोग इसे देख न लें। चू चुयान की अत्यधिक शर्मिंदगी के विपरीत शीकुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह मानसिक रूप से टूट रहा हो। आपने जो सवाल पूछा है वह अनुचित है। आपने शीकुन को ट्रोल करके 711 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आप शिक्षक हैं या मैं शिक्षक हूं? शीकुन ने जुआन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, अगर आप शिक्षक हैं तो आपको इस तरह का खुला पक्षपात नहीं दिखाना चाहिए। जुआन ने शांत भाव से कंधे उचकाए। चूंकि आप जानते हैं कि मैं शिक्षक हूं, इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रश्न पूछने का अधिकार मेरा है। मैं मौके पर जो प्रश्न बनाती हूं वे बेतरतीब होते हैं। अगर आपको कोई कठिन प्रश्न मिला है तो इसके लिए आप केवल अपनी किस्मत को दोष दे सकते हैं। बाकी छात्र अवाक रह गए। यह आदमी बिना किसी शर्म के इतनी बेशर्मी से झूठ कैसे बोल सकता है? हम सब देख सकते हैं कि तुम अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, है ना? शीकुन ने आगे विरोध करने के लिए मुंह खोला, लेकिन जुआन ने उसे रोक दिया। तुम्हारे गुरु होने के नाते मैं तुम्हें जीवन का एक सबक सिखाने के लिए बाध्य महसूस करता हूँ। इस दुनिया में निष्पक्षता का कोई अस्तित्व नहीं है। युवा स्वामी शी का ही उदाहरण लीजिए। आप सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। बचपन से ही आपको सर्वश्रेष्ठ गुरु मिले जिन्होंने आपकी नींव मजबूत की और आपको साधना संसाधनों की कभी कमी नहीं हुई।
इसके विपरीत आम लोग तो बस जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक की स्टोन प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? ऐसे में भले ही उनकी योग्यता आपके बराबर हो, फिर भी वे आपसे पीछे रह जाएंगे। क्या आप उनके लिए खड़े होकर कहेंगे कि उनकी परिस्थितियां अन्यायपूर्ण हैं? तुम शीकुन जुआन के शब्दों का खंडन करने में असमर्थ था। कक्षा में बैठे छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया। उनमें से अधिकांश का मानना था कि जुआन अपनी निर्भीकता और किस्मत के बल पर ही गणित का शिक्षक बना है, इसलिए वे उसे नीचा समझते थे। किसी ने भी उससे ऐसे गहन शब्द बोलने की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में इस दुनिया में सच्ची निष्पक्षता कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। निष्पक्षता का जो भी आभास सतह पर दिखाई देता था, वह मात्र शासक वर्ग द्वारा वंचितों को प्रसन्न करने और समाज को स्थिर बनाए रखने के लिए अपनाए गए उपाय थे। स्काई क्लास के अधिकांश छात्र प्रतिष्ठित परिवारों से थे, लेकिन कुछ साधारण नागरिक भी थे और जुआन के शब्दों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। सौभाग्य से ही वे साधना के लिए असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे। फिर भी उन्हें उन लोगों के बराबर आने के लिए भी दूसरों से अधिक मेहनत करनी पड़ती थी जिन्हें मजबूत समर्थन प्राप्त था। उनके अनुभवों ने उन्हें इस बात का एहसास करा दिया था कि दुनिया कितनी अन्यायपूर्ण है। चुचुयान ने भी मंच पर खड़े उस विशालकाय व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर उठाया। एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गई। क्या ये वही व्यक्ति है जिसे मैं जानती थी? क्या मैं कुल के मामलों में इतनी व्यस्त थी कि मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि वह एक व्यक्ति के रूप में कैसा है? हालांकि शीकुन का आक्रोश इतनी आसानी से शांत नहीं हुआ। तुम बस अपनी बेतुकी दलीलें मनवाने की कोशिश कर रहे हो। अगर हम किसी और शिक्षक से पूछें तो मुझे पूरा यकीन है कि वे भी इस बात से सहमत होंगे कि तुमने जो सवाल पूछे हैं वे पक्षपातपूर्ण हैं। जुआन ने कंधे उचकाते हुए कहा, जी हाँ, मैं जानबूझकर चुचुयान का पक्ष ले रहा हूँ। आप इसके बारे में क्या करेंगे? अगर मैं अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लूंगा तो किसका लूंगा? तुम्हारा। ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी शुगर बेबी हो? अगर मैं शुगर बेबी की तलाश भी कर रहा होता तो वहां खड़ी शीशियू तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती है। जुआन को पहली बार उसे अपनी पत्नी चुचुयान कहकर पुकारते हुए सुनकर उसे बहुत प्यार और स्नेह का एहसास हुआ। वर्षों से वह हमेशा चू परिवार की रक्षक रही थी, उसे हर मुश्किल से बचाती रही थी। अब खुद ऐसा महसूस करना थोड़ा अजीब था, लेकिन इससे उसका दिल खुश हो गया। लेकिन उस व्यक्ति का शुगर बेबी से क्या मतलब था? वहीं जीशियू का इरादा किनारे खड़े होकर चुपचाप तमाशा देखने का था। राजा ची के गुट से होने के नाते महारानी के गुट से आए शीकुन को इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देखकर वह बेहद खुश था। चू वंश पर कब्जा करने के लिए दोनों गुट आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में उनके बीच संघर्ष में और भी तेजी आने से वह बेहद उत्साहित था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जुआन अचानक उसका नाम पुकारेगी और उससे भी बढ़कर शुगर बेबी शब्द का इस्तेमाल करेगी। उसका चेहरा पल भर में पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। उसका स्त्री जैसा रूप हमेशा से उसके लिए एक चुभन का कारण रहा था और इससे पहले किसी ने भी उसके सामने इस बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की थी। फिर भी जब जुआन ने कक्षा के सामने खुलेआम इसका जिक्र किया तो उसे उतना गुस्सा नहीं आया जितना उसने सोचा था। बस कुछ पल की असहज शर्मिंदगी हुई थी। मुझे लगता है कि यह आदमी हमेशा से इतना अशिष्ट रहा है कि उसकी कही हर बात अब सामान्य सी लगती है और इसीलिए मुझे उसकी टिप्पणी पर ज्यादा गुस्सा नहीं आता। लेकिन फिर भी वह वाकई एक अजीब इंसान है। जीशियू को शायद इस बात पर खास गुस्सा न हो, लेकिन भविष्य में इसका बदला लेना तो जरूरी था ही। कक्षा के दूसरी ओर बुकिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि बड़े भाई शिशियू ने मुझे इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका इस लड़के के साथ संबंध है? दो शरीरों के एक दूसरे से कसकर चिपके होने की कई तस्वीरें उसके दिमाग में कौंध गईं, जिससे वह बुरी तरह कांप उठी। इस विचार को और सहन न कर पाने के कारण उसने जुआन को तीखी निगाहों से देखा। ये घिनौनी औरत सच में मेरे आदमी को चुराना चाहती है ना? शो के स्टार शीकुन का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके गले में मल ठूंस दिया हो। उसकी खूबसूरत सूरत के कारण कई लोग उसे पीठ पीछे मजाक में लड़का खिलौना कहते थे और वह हमेशा ऐसे लोगों को सबक सिखाकर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। लेकिन अब उसे यह कहा जा रहा था कि एक खिलौने जैसे लड़के के रूप में भी वह किसी तरह जीशियू से नीचे है। न जाने क्यों इस टिप्पणी ने उसे और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। क्या तुम कह रहे हो कि मैं उससे कम आकर्षक हूँ? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे हमेशा अपनी दिखावट पर गर्व रहा हो, उसके लिए इसे स्वीकार करना किसी भी तरह से संभव नहीं था। जुआन, तुम ज्यादा आगे मत बढ़ो। अकादमी में तो मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन बाहर मेरे पास तुम्हें भयानक मौत देने के कई तरीके हैं। शीकुन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी से इतनी नफरत कर सकता है। उसका सिद्धांत हमेशा से यही रहा था कि जो भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करे उससे तुरंत बदला ले ले, इसीलिए उसके आसपास शायद ही कोई दुश्मन था। जुआन ही एकमात्र ऐसी थी जो इतने लंबे समय बाद भी उसके आसपास शान से घूम रही थी। हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि जुआन की पहचान ने उसके साथ निपटना और भी मुश्किल बना दिया, भले ही शी कबीले के पास कितने ही अच्छे संपर्क क्यों न हो। एक बार फिर शीकुन ने स्नो की अक्षमता पर उसे कोसते हुए कहा, तुमने इस घिनौने आदमी से पहले ही छुटकारा क्यों नहीं पाया? अगर तुम सफल हो जाती तो मुझे इस सार्वजनिक अपमान से नहीं गुजरना पड़ता। शीकुन की धमकी सुनकर चुचुयान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जुआन उत्तेजित होकर चिल्लाने लगी, सब लोग इस बात के गवाह बनो। उस आदमी ने खुद मुंह से कहा है कि वह मुझे मार डालेगा। अगर भविष्य में मुझे कुछ हुआ तो कातिल वही होगा। कक्षा में बैठे सभी छात्र जुआन की बेशर्मी से लगभग सुन्न पड़ चुके थे। वे केवल शीकुन के प्रति सहानुभूति भरी नजरें ही डाल पा रहे थे। शीकुन को तुरंत अपने गुस्से पर पछतावा हुआ। सार्वजनिक रूप से इतनी लापरवाही भरी टिप्पणी करने के लिए शायद वह गुस्से में पागल हो गया था। जुआन का चेहरा एक बार फिर एक सख्त शिक्षक जैसा हो गया और उन्होंने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, शीकुन, तुमने इस पाठ के दौरान कई बार अपने शिक्षक से बहस की है। अकादमी के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें दोपहर तक मैदान के बीचों बीच खड़ा करके दंडित करता हूँ। तुम मुझे सजा दे रहे हो। शीकुन इस बेतुके विचार पर हंस पड़ा। अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अपनी पृष्ठभूमि के दम पर वह राजधानी की सर्वश्रेष्ठ अकादमियों में आसानी से पढ़ाई कर सकता था। उसे महत्वहीन ब्राइटन मून अकादमी में दाखिले की कोई परवाह नहीं थी। अगर तुम जाने से इनकार करते हो तो मैं इस मामले की शिकायत अकादमी से कर दूंगा। बेशक तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि अकादमी तुम्हें निष्कासित नहीं करेगी। हालांकि इस बार तुम्हें उर्से कालकोठरी में प्रवेश करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
जुआन को शीकुन के अचानक प्रकट होने पर जिज्ञासा हो रही थी। राजधानी के प्रमुख राजसी परिवारों में से एक के वंशज होने के नाते उनके लिए ब्राइटन मून अकादमी में भाग लेने के लिए इतनी दूर तक यात्रा करने का कोई कारण नहीं था। उसका शुरुआती अनुमान था कि शीकुन चू चुयान के लिए यहाँ आया है। हालांकि यह असंभव था कि शी कबीले के बड़े बुजुर्ग उसके कार्यों को मंजूरी दें और उसे सिर्फ एक महिला के लिए इतनी दूर जाने की अनुमति दें, भले ही वह वास्तव में कितना भी समर्पित क्यों न हो। तभी उन्हें उसे कालकोठरी के पहले से खुलने की खबर याद आई, जिससे शीकुन के आगमन का समय महज एक संयोग से कहीं अधिक सटीक प्रतीत होने लगा। जुआन की उम्मीद के मुताबिक ये बात सुनकर शीकुन की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह सचमुच उसे कालकोठरी के लिए ही ब्राइटन मून शहर आया था, खासकर इसलिए क्योंकि उसे विश्वसनीय सूचना मिली थी कि कालकोठरी में बहुत जल्द एक क्षणभंगुर कमल खिलने वाला है। महज एक पंखुड़ी से ही साधना का स्तर एक कदम बढ़ सकता था और ऐसे प्रलोभन का विरोध करना असंभव था। अगर वह समाज के सबसे निचले तबके के किसी व्यक्ति के साथ मामूली कहासुनी के कारण इस अवसर को खो देता है तो ये घोर मूर्खता होगी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने गुस्से में कहा, मुझे बस मैदान में खड़ा रहना है ना? ठीक है, मैं आज की सारी जानकारी अकादमी को भी दे दूंगा। मुझे विश्वास है कि अकादमी भी तुम्हारे जानबूझकर किए गए पक्षपातपूर्ण कार्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी। लो, इस नोटिस को अपने गले में पहन लो। जुआन ने अचानक कहीं से एक लकड़ी का नोटिस निकाला और शीकुन को थमा दिया। शीकुन दंग रह गया। उसने लकड़ी के नोटिस पर लिखे शब्दों को देखा और गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। मैं, शीकुन, अपने गुरु से बहस करने के दंड के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं, लेकिन कृपया हंसे नहीं। अध्याय 106, भले ही तुम मुझे बार बार अस्वीकार करते रहो। शीकुन की पलकें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। सच तो यह है कि सजा के तौर पर मैदान में खड़ा किया जाना उसके लिए कुछ भी नहीं था। वैसे भी उसे ध्यान आकर्षित करने की आदत थी। उसकी शक्ल सूरत के कारण वह जहां भी जाता स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान खींच लेता। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से वह आसानी से इस सजा को प्रशंसकों के जमावड़े में बदल सकता था। वह इतना क्रोधित इसलिए था क्योंकि उसे जुआन के आदेशों का पालन करने का विचार अपमानजनक लगता था। हालांकि अगर उसे ये लकड़ी का नोटिस अपने साथ पहनना पड़ता तो सजा का स्वरूप बदल जाता। इससे ऐसा लगता मानो वह कोई पालतू जानवर हो जिसे सबके देखने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया हो। इसका क्या मतलब है? शीकुन ने गुस्से से जुआन को घूर कर देखा। आपने शीकुन को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। मैं यह आपकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए कर रहा हूं, जुआन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जरा सोचिए, अगर शीकुल के छठे युवा स्वामी का भीड़ द्वारा उपहास किया जाए तो कितना अपमान होगा। इसीलिए मैंने ये लकड़ी का नोटिस विशेष रूप से तैयार करवाया है ताकि उन्हें हंसने से मना किया जा सके। यह मेरी ओर से सद्भावना का प्रतीक है। सद्भावना? बिल्कुल नहीं। शीकुन को लगा कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। इससे पहले कि यह पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसके दिमाग के बचे खुचे हिस्से ने कुछ संकेत पकड़ा। एक पल रुको, तुमने ये लकड़ी का तख्ता कब तैयार किया? क्या तुम शुरू से ही मुझसे निपटने की योजना बना रहे थे? जुआन ने शांत भाव से कंधे उचकाए। मैंने इसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखा था। किसने सोचा था कि आप इतने सहयोगी होंगे? आपकी सक्रियता को देखते हुए अगर मैं इसे बाहर नहीं निकालती तो मुझे शर्म आती। उस समय शीकुन लगभग अपना आपा खो बैठा था। आपने शीकुन को ट्रोल करके 813 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। कक्षा में बैठे छात्र धैर्यपूर्वक शीकुन के जुआन पर भड़कने का इंतजार कर रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो चू चुयान को जुआन की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। इस तरह की हलचल अकादमी के उच्च अधिकारियों को जरूर चिंतित कर देगी। जी हाँ, यांग वेई की कक्षाओं में जाने से तो ये कहीं अधिक रोचक है। आइए, हमारे लिए ऐसे ही 1 दर्जन और शिक्षक ले आइए। चू चुयान भी स्थिति पर कड़ी नजर रख रही थी। अगर शीकुन कोई कदम उठाता तो जुआन गंभीर खतरे में पड़ जाती। जरूरत पड़ने पर वह जुआन की रक्षा के लिए आगे आने को तैयार थी। अचानक शीकुन ने गहरी सांस ली और फिर दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैंने वाकई पहले जल्दबाजी कर दी थी और अनजाने में आपसे बहस कर दी थी। मुझे सजा मिलना स्वाभाविक है। अकादमी में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। इतना कहकर उसने लकड़ी का नोटिस उठाया और शांत भाव से कक्षा से बाहर निकल गया। उसकी चाल इतनी सलीकेदार थी कि एक पल के लिए मानो वह किसी ज्ञानी संत जैसा प्रतीत हुआ। कक्षा में बैठी कुछ छात्राओं की आंखें तुरंत चमकने लगीं। वाह, कितना बढ़िया! युवा स्वामी शी कितने सभ्य हैं। वे बिल्कुल एक सच्चे सज्जन की तरह व्यवहार करते हैं। प्रेम में अपने प्रतिद्वंदी से मिलने के बाद वह शायद एक पल के लिए अपना आपा खो बैठा होगा। मुझे कभी पता नहीं था कि वह इतना भावुक है। मुझे वह दिन ब दिन और भी ज्यादा पसंद आने लगा है। अल्पविराम। जुआन हैरान था। उसने शीकुन से हिंसक प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी और उसके लिए जवाबी कार्रवाई की तैयारी भी कर रखी थी। फिर भी उसने यूं ही आत्मसमर्पण कर दिया। क्या वह अपनी प्रशंसकों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पीछे हट रहा है? हालांकि ये बात समझ में नहीं आती। तब तक शीकुन कक्षा से बाहर निकल चुका था और उसके चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह एक खतरनाक शीतलता ने ले ली। मुझसे थोड़ी सी लापरवाही हो गई। मुझे वो शब्द जोर से नहीं बोलने चाहिए थे। अगर उस आदमी को कुछ हो गया तो शक जरूर मुझ पर ही आएगा। अभी चाहे मैं कितना भी गुस्सा क्यों न हूं, मुझे शांत दिखना होगा। इससे कम से कम मैं भविष्य में अगर कोई मुझसे सवाल करे तो जिम्मेदारी से इनकार कर सकूंगा। उसने मन बना लिया था। वह उस घिनौने आदमी को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। जाहिर है, वह जुआन के निर्देश का मूर्खतापूर्ण ढंग से पालन करते हुए लकड़ी के नोटिस को अपने गले में नहीं लटकाएगा। खेत की ओर जाते समय उसने लापरवाही से नोटिस पर हाथ फेरा और उस पर लिखे शब्दों को मिटा दिया। उसने लकड़ी के बोर्ड को लापरवाही से अपनी बगल में दबा लिया, जिससे उसे लगा कि उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया है। उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई। ये वही बुरा आदमी था जो इतनी देर से उसका पीछा कर रहा था। युवक, क्या मुझे आगे बढ़कर उस छोटे बदमाश को मार डालना चाहिए? शीकुन ने लापरवाही से हाथ हिलाया। जल्दी नहीं है। अगर वह हमसे संघर्ष करने के तुरंत बाद मर जाता है तो हम ही मुख्य संदिग्ध होंगे। चू कबीले की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर हमारी हरकतें उन्हें राजाची के करीब ले जाती हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन उस कमीने ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत कैसे की? ये सब देखकर तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बूढ़े ने गुर्राते हुए कहा। उसने कक्षा में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ साफ साफ देखा और सुना था। चिंता मत करो, कोई और उससे निपट लेगा।
चू और युआन कुलों के बीच कलीसियाई प्रतियोगिता कल है। युआन वैंडोन को आज रात बुला लो। नहीं, मुझे खुद कुछ नहीं करना चाहिए। युआन वैंडोन को सबक सिखाने का तरीका तुम ही सोचो। उससे कहो कि वह दुर्घटना का बहाना बनाकर कल द्वंद्व युद्ध में जुआन को मार डाले। कम से कम उसे अपाहिज करने का कोई तरीका तो ढूंढ ही लेना चाहिए, शीकुन ने ठंडे लहजे में कहा। इन वर्षों में जिसने भी उसे नाराज किया था उनमें से एक भी व्यक्ति बिना किसी सजा के बच नहीं पाया था। कुछ ही देर बाद कक्षाएं समाप्त हो गईं और छात्रों ने तुरंत देखा कि शीकुन मैदान में खड़ा है। जिज्ञासावश वे उसके चारों ओर जमा हो गए, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह वहां क्यों खड़ा है। अफवाहें तेजी से फैल गईं और जल्द ही सभी छात्रों को पता चल गया कि शीकुन को कक्षा में अपने शिक्षक से बहस करने के लिए दंडित किया जा रहा है। शीकुन की कई प्रशंसक तुरंत ही गुस्से से भड़क उठी। वह जुआन तो हद से ज्यादा बेशर्म है। क्या वह खुलेआम युवा स्वामी शी को परेशान नहीं कर रहा है? बिल्कुल, एक शिक्षक के रूप में वह स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी के प्रति पक्षपाती हैं। उन्होंने चुचुयान को इतना सरल प्रश्न दिया, फिर भी युवा स्वामी शी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। मैं इसके लिए उनकी शिकायत करने जा रहा हूँ। हाँ, हमें मिलकर उसकी शिकायत करनी चाहिए। अल्पविराम। छात्राओं द्वारा दिखाई गई नाराजगी के विपरीत छात्रों ने इस खबर का स्वागत किया। शीकुन के आने के बाद से ही सभी स्त्रियां उग्र हो गई थीं, जिससे वे स्वाभाविक रूप से परेशान थीं। इसलिए शीकुन को इस तरह की शर्मनाक स्थिति में देखकर वे बेहद खुश थीं। उनमें से काफी लोग शीकुन का मजाक उड़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे करीब पहुंच पाते, उन्हें एक शक्तिशाली आभा द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां से दफा हो जाओ, शीकुन के बगल में खड़े बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर विद्यार्थी बुरी तरह कांप उठे। उसकी भयावह छवि ने उन्हें याद दिला दिया कि शीकुन ऐसा व्यक्ति था जिसे नाराज करना उनके लिए असहनीय था, और वे तुरंत पीछे हट गए। स्टाफ कार्यालय में शिष्य गुरु लुडे ने मैदान की ओर नीचे देखा, उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं उस बूढ़े आदमी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। शिकुल के मामूली नौकर भी इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? लगता है मैंने शिकुल की ताकत को कम आंका था। वाकई इन प्रमुख कुलों से पंगा न लेना ही बेहतर है। उफ, लगता है जब से जुआन अकादमी में आई है मुसीबतें लगातार आती ही जा रही हैं। इसी बीच जुआन ये देखकर हैरान था कि उसके खाते में रेज पॉइंट्स कितनी तेजी से जमा हो रहे थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मेरी पिछली दुनिया में हर जगह बॉय बैंड ही बॉय बैंड थे। महिलाएं अपने पसंदीदा सितारों के लिए कुछ भी नहीं छिपाती। जीजा जी, आपकी क्लास में मेरी बड़ी बहन ने क्या प्रतिक्रिया दी? जल्दी बताए। चू हुआंझाओ उत्साह से भरी हुई जुआन के सामने दौड़ पड़ी। उसका इरादा क्लास छोड़कर खुद ये सब देखने का था, लेकिन क्लासरूम से बाहर निकलते ही उसकी नजर लुडे पर पड़ गई। घबराकर वह तुरंत वहां से भाग गई और बेसब्री से क्लास खत्म होने का इंतजार कर रही थी। फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे लगातार परेशान कर रही थी और क्लास खत्म होते ही वह तुरंत बाहर निकल गई। तुमने इस आदमी के साथ मिलकर मुझे धोखा कैसे दिया? चू हुआंझाओ के चेहरे पर दिख रही उम्मीद भरी नजर ने चुचुयान को एक बार फिर गुस्से से भर दिया। उसने अपनी छोटी बहन का कान पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हे, लगता है मेरी बड़ी बहन ने वहां काफी दिलचस्प प्रतिक्रिया दी होगी। चू हुआंझाओ ने उत्साह से चिल्लाते हुए तुरंत जुआन के पीछे शरण ली। चुचुयान ने झुंझलाहट से उसे घूरा, फिर धीरे धीरे जिज्ञासा भरी निगाहों से जुआन की ओर देखा। तुम गणित की शिक्षिका कैसे बन गईं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हो सकती हैं। अभी भी आपके लिए कई आश्चर्य बाकी हैं जिन्हें आपको उजागर करना है, जुआन ने खुशी से जवाब दिया। चुचुयान ने धीरे से हंसते हुए कहा, हाँ, तुमने आज मुझे चौंका दिया। लेकिन अब जब तुमने शिकुल के छठे युवा स्वामी को खुलेआम नाराज कर दिया है, तो भविष्य में तुम्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। जब वो आदमी मेरी पत्नी पर बुरी नजर रखे हुए है तो मैं क्या करूं? अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो वो मुझ पर ही चढ़ जाएगा, जुआन ने गुस्से में कहा। चुचुयान का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी पत्नी कौन है? हालांकि ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही उसे अचानक उन दोनों के बीच के मौजूदा रिश्ते की याद आ गई और उसने गहरी सांस ली। लगता है कि मैं अभी तक अपनी नई पहचान के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई हूं। खैर, अभी तुम अपना ध्यान रखना। हो सके तो मेरे साथ ही रहना, वरना शिकुन किसी को तुम्हारे पास भेज देगा, चुचुयान ने याद दिलाया। प्रिय, भले ही तुम मुझे बार बार ठुकराते रहते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें अब भी मेरी सुरक्षा की चिंता है, जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उस नाम से मत बुलाओ, चुचुयान ने उसे घूरते हुए कहा। मैं बस यह नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। जुआन ने दूर से दिख रही शिकुन की परछाई पर एक नजर डाली और मुस्कुराई। चिंता मत करो, वह शायद आज और कल मेरे पीछे किसी को नहीं भेजेगा। कुलों का टूर्नामेंट आने वाला है। चूंकि वह मुझे खुलेआम द्वंद्व युद्ध के मैदान में मार सकता है, इसलिए उसे कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर वह शिकुन होता तो वह निश्चित रूप से क्लैंस टूर्नामेंट के दौरान कोई कदम उठाने का विकल्प चुनता। चुचुयान गहरी सोच में डूब गई। जुआन की बातें उसे बहुत सही लगी। उसने सिर उठाया और जुआन के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखा। उसी क्षण उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उससे बिल्कुल अलग है जैसा उसने सोचा था। उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ और दिन जल्दी से बीत गया। दिन भर की कक्षाएं समाप्त होने पर जुआन रिकॉर्डिंग सीट को लौटाने के लिए शांग लियू के घर जाना चाहता था, लेकिन अपने बगल में खड़ी दोनों बहनों को देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। उनके सामने किसी दूसरी महिला के बारे में बात करना समझदारी भरा कदम नहीं लगा। वे अकादमी से निकले और अपनी गाड़ी में बैठ गए। चू कबीले के अंगरक्षकों की सुरक्षा में वे चू एस्टेट लौट आए। चेंग शॉपिंग हमेशा की तरह जुआन को लेने आया था, लेकिन उसे बाहर अकेला छोड़ दिया गया। आमतौर पर मैं कम से कम युवा मालिक और दूसरी कुमारी के साथ चल तो पाती थी, लेकिन अब मैं बस उनके पीछे पीछे चल सकती हूँ। उफ, लगता है पहली कुमारी दूसरी कुमारी जितनी मिलनसार नहीं है। काश युवा मालिक ने दूसरी कुमारी से ही शादी कर ली होती। हालांकि उनके मन में एक अलग दृष्टिकोण आया। अगर युवा मालिक और प्रथम कुमारी एक दूसरे के करीब आ गए तो एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें चुकुल के दामाद के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी। तब तक मेरी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। अगर युवा मालिक द्वितीय कुमारी से भी शादी कर लें तो क्या मेरी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी? चेंग शॉपिंग ने तुरंत उस विचार को मन से निकाल दिया। आप मजाक कर रहे होंगे। मेरा मालिक मुझसे थोड़ा ज्यादा सुंदर और थोड़ा ज्यादा भाग्यशाली है। इसके अलावा वह किसी भी मामले में मेरे बराबर नहीं है। भला उसके मन में ऐसा ख्याल कैसे आ सकता है?
रात के खाने के समय चू जोंगटियन और किनवानरू ने उन्हें एक बार फिर बुलाया, इस उम्मीद में कि वे उनसे आगामी क्लैंस टूर्नामेंट के बारे में बात कर सकें। जुआन ये सोचे बिना नहीं रह सका कि जब वह पहली बार यहाँ आया था तब से अब तक कितना कुछ बदल गया था। तब उसे अपने कमरे में अकेले खाना खाना पड़ता था, लेकिन अब वह अक्सर सबके साथ मुख्य मेज पर बैठकर खाना खाता था। इसके अलावा चू चुयान ने आज कई बार उसे देखकर मुस्कुराया भी। पुई पुई पुई, मैं बस कुछ मुस्कानों पर इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। अगर मैं बस इतनी सी बात से संतुष्ट हो जाऊं तो मैं सचमुच निकम्मा हो जाऊंगा। जुआन ने अंततः यही निष्कर्ष निकाला कि यह सब चू चुयान की अत्यधिक सुंदरता के कारण था। चूंकि मनुष्य दृश्य प्राणी होते हैं, इसलिए चू चुयान जैसी खूबसूरत स्त्री के प्रति उनका आसानी से आकर्षित होना स्वाभाविक था। वैसे मैं दिखने में भी काफी अच्छा हूँ, फिर मेरी पत्नी मुझे देखकर क्यों नहीं ललचाती, ये तो समझ से परे है। जब जुआन अभी भी सदमे में था, चू हुआनझाओ ने जुआन के अकादमी में गणित शिक्षक बनने की कहानी तेजी से सुनानी शुरू कर दी। हालांकि उसने कुछ बातों को बड़ा चढ़ाकर बताया। सच कहूं तो इतने लंबे समय तक इस तरह की सनसनीखेज गपशप को अपने अंदर दबाए रखने से उसे कब्ज जैसी बेचैनी हो रही थी, और इसे बाहर निकालने से उसे बहुत अच्छा लगा। ये जानकर सचमुच बहुत खुशी हुई कि जुआन ब्राइटन मून अकादमी में गणित का शिक्षक बन गया है। चू जोंगटियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा था कि उसका दामाद निकम्मा है, पर पता चला कि वह वाकई काबिल है। ये वाकई जश्न मनाने लायक बात है। किनवानरू भी यह खबर सुनकर हैरान रह गई। वह काफी देर तक जुआन को देखती रही, पर एक अकादमी शिक्षक की छवि और उसके सामने बैठे इस लापरवाह आदमी के व्यवहार में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। संयोग से जुआन ने ठीक उसी समय खिलखिलाकर हंस दिया, जिससे उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। अंत में उसने ताना मारते हुए कहा, सिर्फ गणित का शिक्षक बनकर इतना घमंड करने को तैयार। पहली बात तो यह है कि तुम सिर्फ एक अस्थायी शिक्षक हो। राज दरबार द्वारा नए शिक्षक की नियुक्ति होते ही तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। और तो और हुआनझाओ से जो मैंने सुना है, उसके अनुसार तुमने आज कक्षा में युवा मास्टर शी को परेशान किया। क्या सिर्फ थोड़ी सी शक्ति हासिल करके तुम घमंड में नहीं डूब रहे हो? तुम सच में निराशाजनक हो। जुआन असहाय होकर अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं वाकई बदनसीब हूं कि मुझे ऐसी सांस झेलनी पड़ रही है जो मेरे हर काम में कमी निकालती है। ये देखकर चू हुआनझाओ को जुआन का बचाव करने की तीव्र इच्छा हुई। माँ, आज तो शिकुन ने हद पार कर दी। इसके लिए मेरे जीजाजी को दोष मत दीजिए। अभी तो मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि कल द्वंद्व युद्ध के मैदान में कोई जुआन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। अध्याय 107, तेज दिमाग वाला शरारती बच्चा। उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे? किनवानरू चौंक गई। उसने सहज ही कहा, उसमें ऐसी क्या खासियत है कि कोई उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करे? ऐसी बेकार की बातों के बारे में सोचने के बजाय कल युआन कबीले के खिलाफ होने वाली लड़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? चू चुयान हिचकिचाई। वह स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर दुविधा में थी कि इस मुद्दे को उठाया जाए या नहीं। दूसरी ओर चू हुआनझाओ इतनी धैर्यवान नहीं थी। माँ, क्या आपको पता है कि युआन वैंडोंग ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि वह कुल प्रतियोगिता के दौरान मेरे जीजा को अपाहिज कर देगा? मानो इतना ही काफी नहीं था, मेरे जीजा ने आज शिकुन को भी उकसा दिया। मुझे तो शिकुन संकीर्ण मानसिकता वाला लगता है और वह निश्चित रूप से अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर किनवानरू ने जवाब दिया, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है कि युआन वैंडोंग हमारी योजना में फंस गया? हमें जुआन की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वह द्वंद्व युद्ध के अखाड़े में बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। इसके अलावा तुम्हारे पिता और मैं भी वहां मौजूद रहेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि हम चुपचाप देखते रहेंगे जब युआन नाम का वह आदमी जुआन को नुकसान पहुंचाएगा? मुझे डर है कि युआन परिवार की कुछ और ही योजनाएं हैं। पता नहीं क्यों, मैं इस बारे में थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा हूँ, चू चुयान ने कहा। हाँ, सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। हम होंग शिंगइंग को पहला मुकाबला लड़ने के लिए कहेंगे। वह अपनी पीढ़ी के सबसे ताकतवर खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन हमारे चू कबीले में सबसे ताकतवर नहीं है। युआन कबीले की रणनीति को परखने के लिए वह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा, चू जोंगटियन ने कहा। मैंने उसे कुछ दिन पहले प्रशिक्षण देने के लिए वापस बुलाया था। मुझे नहीं लगता कि युआन कबीले या वू कबीले से निपटना उसके लिए कोई बड़ी समस्या होगी। जुआन सोच रहा था कि आज सुबह कक्षा में होंग शिंगइंग उससे क्यों नहीं मिली। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने एक अवसर गंवा दिया। अब उसे पता चल गया था कि उसे विशेष प्रशिक्षण के लिए वापस बुलाया गया है। किनवानरू ने जुआन की ओर मुड़कर कहा, मुझे पता है कि होंग शिंगइंग के साथ आपके मतभेद हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों आमतौर पर एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन कल उसे उकसाना मत। हम नहीं चाहते कि उसके खराब मूड की वजह से उसका प्रदर्शन खराब हो। चू हुआनझाओ अपनी माँ के खुले पक्षपात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। माँ, मेरे देवर भी कल लड़ने जा रहे हैं। क्या आपको उनकी मनोदशा की भी परवाह नहीं करनी चाहिए? किनवानरू ने आंखें घुमाई। वह तो सिर्फ युआन वैंडोंग को रोकने के लिए वहां है। उसे तो मैदान में उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चू जोंगटियन जोर से हंसते हुए बोला, जुआन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी तुम्हारी बारी आई तो तुम हार मान लेना। चू जोंगटियन जैसा ईमानदार व्यक्ति भी अपनी पत्नी के विचार से सहमत था। जुआन को इसकी आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो। अगर मुझे कल लड़ने के लिए बुलाया गया तो इसका मतलब होगा कि चू वंश खतरे में है। अगर ऐसा हुआ तो मैं हालात को पलटने की पूरी कोशिश करूंगा। भाग्य ने यही तय किया था कि वही आखिरी योद्धा होगा। आखिर शो का स्टार तो हमेशा अंत में ही तो आता है ना? पुई, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है? किनवानरू ने जुआन की अशुभ टिप्पणियों पर नाराज होकर उसे घूरकर देखा। चिढ़कर उसने अपनी दूसरी बेटी की ओर मुड़कर कहा, हुआनझाओ, दूसरों की चिंता करने के बजाय तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम दिन भर आलस और मौज मस्ती में ही बिताती हो और अभी तक तुम्हारी साधना केवल तीसरे स्तर पर है। कल तुम प्रतियोगिता में प्रवेश करने वालों में से दूसरे आखिरी नंबर पर होगी। तुम्हारी बड़ी बहन पहले कुछ मैचों में ही प्रतियोगिता का फैसला कर लेगी। अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें लड़ाई में शामिल नहीं होना पड़ेगा और चोट नहीं लगेगी। और चू हुआनझाओ ने असंतुष्टि से मुंह फुलाया। हालांकि ये सोचकर कि वह अपने जीजा के ठीक सामने है, उसका मूड थोड़ा बेहतर हो गया। चू जोंगटियन ने चू चुयान की ओर मुड़कर कहा, कल तुम, होंग शिंगइंग, यूशान, चू होंगकई और चू युचेंग पहले 5 खिलाड़ी होगे। ये पांचों मैच हमारे होने चाहिए। बाकी बचे मैचों में से एक भी जीत हासिल कर लो तो हम जीत पक्की कर लेंगे। जुएन ने चुपके से चू हुआनझाओ की आस्तीन खींची और धीरे से पूछा, चू होंगकाई और चू युचेंग कौन है?
चू हुआनझाओ ने अपनी माँ और बड़ी बहन पर चुपके से नजर डाली, जैसे कोई विद्रोही छात्रा ये देखने के लिए अभ्यास करती है कि शिक्षक उस पर ध्यान दे रही है या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि सब ठीक है, तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, चू हुनकाई मेरे दूसरे चाचा का बेटा है और हमारे अंगरक्षकों का उपकप्तान है। उसे हमारे कबीले की पवित्र नदी की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन कुछ दिन पहले वह प्रदूषित हो गई। अपनी इस गलती का उसे बहुत दुख है और तब से वह चुपचाप अपने कार्यों पर विचार कर रहा है, इसीलिए वह आजकल नजर नहीं आता। जहां तक चू युचेंग की बात है, वह मेरे तीसरे चाचा का बेटा है। जब वह छोटा था तो गोल-मटोल और प्यारा था, लेकिन बड़ा होते होते वह मोटा हो गया। उसमें कुछ भी खास नहीं है। जुआन ने चू झोंगटियन की ओर देखा। दूसरी और तीसरी शाखा में सभी के पुत्र हुए, लेकिन तुम्हारे यहाँ केवल पुत्रियां हैं। लगता है तुम पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हो। जुआन महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रही नहीं था। हालांकि वह जानता था कि प्रतिष्ठित कुलों के लिए पुत्रों का होना जरूरी है, ताकि उनकी वंश परंपरा चलती रहे और उनकी विरासत सुरक्षित रहे। यदि चू झोंगतियान और किनवानरू के पुत्र होते तो उन्हें चू चुयान की शादी उससे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस स्थिति में तो मुझे वास्तव में अपने ससुर को उस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। किनवानरू को आखिरकार उनकी दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी और वह तुरंत नाखुशी से भौहें चढ़ाकर बोली, हुआनझाओ, अगर तुम्हारा खाना हो गया है तो तुम तुरंत अपने कमरे में जाओ। तुम्हें भरपूर नींद लेनी चाहिए ताकि कल तुम्हारे प्रदर्शन पर कोई असर ना पड़े। मेरी दोनों बेटियों को आखिर क्या हो गया है? उनका निर्णय इतना गलत कैसे हो सकता है? मेरी बड़ी बेटी का जुआन से शादी करना एक बात है, वैसे भी वो एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी दूसरी बेटी को क्या हो गया है? वो जुआन के इतने करीब क्यों आती जा रही है? चू हुआनझाओ स्पष्ट रूप से नाराज थी। क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा था कि कल मैदान पर मेरी जरूरत नहीं है? उसने बुदबुदाते हुए कहा। हालांकि अपनी मां की क्रोधित आंखों की कठोर निगाहों के सामने उसके पास अनिच्छा से अपने कमरे में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किनवानरू ने जुआन की ओर मुड़कर देखा। तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। हमें कल के टूर्नामेंट के बारे में अभी भी कुछ बातें करनी है। उसके लहजे से यह स्पष्ट हो गया था कि जुआन चर्चा में भाग लेने के योग्य नहीं था। आखिरकार जुआन का एकमात्र कर्तव्य युआन वैंडोन को बांधे रखना था। उसे आगे किसी भी चर्चा में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जुआन ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। वैसे भी मेरे लिए यहाँ कुछ खास मायने नहीं रखता। मैं जल्दी ही रिटायर हो जाऊं तो बेहतर है। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, कुछ अस्पष्ट शब्द मुंह से निकल गए। युआन वंश में सबसे शक्तिशाली युआन वैंडोंग ही हैं। बाकी लोग तो बिल्कुल भी खतरा नहीं है। वो वंश की बात करें तो उनके ज्यादातर कनिष्ठ सदस्य हमसे मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वे भी कोई खतरा नहीं है। जैसे ही जुआन हॉल से बाहर निकला, चेंग शॉपिंग चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसके पास दौड़ा। युवा स्वामी, क्या आपने भोजन का आनंद लिया? जुआन को अचानक अपने साथ ऐसे सहायक की मौजूदगी से खुशी हुई। उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने चेंग शॉपिंग का कंधा पकड़ा और उसे एक तरफ खींच लिया। क्या शहर में कल होने वाले कुल टूर्नामेंट के नतीजे पर कोई शर्त लग रही है? चेंग शॉपिंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ है। ऐसा लगता है कि अधिकांश लोग हमारे चू कबीले की जीत की संभावनाओं को लेकर आशावादी हैं। वे हमारी प्रथम महिला की जीत पर दांव लगा रहे हैं। जुआन ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, बाकियों के बारे में बात न करें। मेरी मौजूदा संभावनाएं क्या हैं? चेंग शॉपिंग ने एक उंगली उठाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। 10 के मुकाबले 1। जुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह थोड़ा कम है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा भी नहीं है। वह अपनी पोशाक से कुछ नोट निकालने ही वाला था कि चेंग शॉपिंग ने उसे रोकते हुए कहा, युवा स्वामी, ये 10-1 का अनुपात नहीं बल्कि 100-1 का अनुपात है। चेंग शॉपिंग को उम्मीद थी कि घमंडी युवा मालिक क्रोधित होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह दिल खोलकर हंसने लगा। 100 में से 1, हा, लगता है भगवान मेरे साथ है। मैं मालामाल होने वाला हूँ। चेंग शॉपिंग ने हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। आखिर हो क्या रहा है? क्या युवा मालिक को हाल ही में बहुत ज्यादा सदमे लगे हैं और वे पागल हो गए हैं? जुआन ने तुरंत अपनी योजना में एक संभावित बाधा को भांप लिया। ये सट्टेबाज कौन है? सिल्वरहुक कैसीनो ही अकेले सट्टेबाज तो नहीं हो सकते, है ना? सिल्वरहुक कैसीनो उसे 7.5 मिलियन चांदी के सिक्के भी नहीं दे सका, जो उन्हें उसके बकाया थे। अगर वह उनसे एक बार फिर भारी मुनाफा कमा लेता तो भी कैसीनो के लिए उसे पैसे चुकाना असंभव था। चेंग शॉपिंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। सिल्वरहुक कैसीनो को तुम्हारे हाथों मिली हार से बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई है। उनका कारोबार इस समय बुरी तरह से ठप है। शहर के अन्य कबीले इस अवसर का लाभ उठाकर चुपचाप अपने अपने जुआ कारोबार को बंद करवा रहे हैं। जुआन की आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत बढ़िया है। लो, 20,000 चांदी के सिक्के। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी जीत पर दांव लगाओ। कुछ देर बाद उसने अपना इरादा बदल लिया और आधी रकम वापस ले ली। छोड़ो, तुम्हारे लिए सिर्फ 10,000 टाइल की शर्त लगाना ही काफी होगा। अब तक उसने जो देखा था उसके आधार पर यह दुनिया गणित में बेहद कमजोर थी। कैसीनो द्वारा दिए जाने वाले दांव पेच इस बात को साबित करते थे। अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से बचाव या किसी असाधारण रूप से भाग्यशाली या कुशल व्यक्ति द्वारा कैसीनो को दिवालिया करने की संभावना को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं थे। सिल्वरहुक कैसीनो में उसका अनुभव इसका सटीक उदाहरण था। जुआन को डर था कि इस बार भी वही होगा। सट्टेबाज द्वारा भुगतान न करने का जोखिम उठाने के बजाय वह अपनी जीत की रकम को कम करना बेहतर समझता था ताकि सट्टेबाज उसे स्वीकार कर सकें। इस तरह कम से कम उसे अपनी रकम तो मिल जाएगी। उनकी बातों से चेंग शॉपिंग घबरा गया। युवा मालिक, आपको इस तरह पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, भले ही आपके पास ऐसा करने के साधन हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बस मेरी बात मानो। अभी मेरे लिए बाहर जाना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मेरी जगह ये काम करो, जुआन ने उपहास उड़ाते हुए कहा। चेंग शॉपिंग ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में इतना ही भरोसा था तो तुमने 10,000 चांदी के सिक्के वापस क्यों ले लिए? क्या किसी को ज्यादा पैसे जीतने की चिंता होगी? आखिरकार तुम बस हारने से डरते हो और नुकसान कम करना चाहते हो। तुमने क्या कहा? जुआन ने चेंग शॉपिंग को घूर कर देखा। कुछ खास नहीं, चेंग शॉपिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। युवा स्वामी, चू वंश में जुआ खेलना सख्त मना है। मैं नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। बस इतना ध्यान रखना है कि किसी को पता न चले, ठीक है? जुआन ने चेंग शॉपिंग के वस्त्र में 100 चांदी के सिक्के ठूंस दिए।
लो, मेरे लिए काम करने के बदले ये तुम्हारा बोनस है। इस शर्त पर अपनी जीत की रकम मिलने के बाद मैं तुम्हें कुछ लाभांश दूंगी। चेंग शॉपिंग की आंखें चमक उठीं। उसका रवैया एकदम बदल गया और वह अचानक मुस्कुराने लगा। जरूर, मैं इसे अभी करवा देता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से तुरंत बाहर निकल गया। जुआन उसकी इस हकदार हरकत पर हैरान थी। वह मेरे पैसे लेकर भागने की कोशिश तो नहीं करेगा, है ना? लेकिन फिर भी इस दुनिया में नौकरों पर अनुबंध होते हैं और बाहरी दुनिया भी खतरनाक है। उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। अल्पविराम। इसी बीच चेंग शॉपिंग गहरी सोच में डूबा हुआ जुआघर की ओर चल पड़ा। हमारे युवा मालिक ने बस अपने ऊपर 10,000 चांदी के सिक्के दांव पर लगा दिए क्योंकि वे इस बात से असंतुष्ट थे कि हर कोई उन्हें नीचा समझता है। उनके पास वैसे भी 7.5 मिलियन चांदी के सिक्के हैं, इसलिए 10,000 चांदी के सिक्के हारना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन युवा गुरु के अध्ययन साथी के रूप में उनकी चिंताओं में उनका साथ देना मेरा कर्तव्य है। मैं उन्हें पैसे हारते हुए कैसे देख सकता हूँ? ठीक है, मैं युवा गुरु के प्रतिद्वंद्वी की जीत पर शर्त लगाता हूँ। फिर जब युवा गुरु द्वंद्वयुद्ध हार जाएंगे लेकिन फिर भी उन्हें पैसे मिल जाएंगे तो वे मेरी चतुराई की प्रशंसा करेंगे। हा, मैं वाकई बहुत होशियार हूँ। इसी बीच जुआन अपने घर पहुंचा और हैरानी से उछल पड़ा। बूढ़ी मी अंदर उसका इंतजार कर रही थी। बड़े साहब, आप यहाँ हैं। जुआन एक पुरुष की तरह आज्ञाकारी था। उसने अपना सामान्य उद्दंड व्यवहार दिखाने की हिम्मत नहीं की। ओल्ड मी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, कल रात तुम्हारी प्रगति बहुत तेज थी। मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना भूल गई। तुम्हें सनफ्लावर फैंसम का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब कोई और चारा ना हो, वरना इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। जुआन का मुंह खुला रह गया। मैंने अपनी बिक्सी स्वॉर्ड प्ले सीखने में इतनी मेहनत की और अचानक आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अध्याय 108 गुप्त योजनाएं। इस स्थिति में ओल्ड मी को ब्लू बॉलर्स का अनुभव हो रहा था। ये पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि मेरे पास अब मेरे अंकुश नहीं है। खैर, कुछ ऐसा ही है। उसने सनफ्लावर फैंसम केवल जुआन को ही सिखाया था क्योंकि एक उपयुक्त मेजबान शरीर की उसकी खोज काफी कठिन रही थी और वह नहीं चाहता था कि जुआन को अंततः अपने वश में करने से पहले किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना करना पड़े। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जुआन इतनी जल्दी सनफ्लावर फैंसम को समझ लेगा। सनफ्लावर फैंसम के 9 स्तर थे और पहले स्तर में समान रैंक के साधकों से घिरे होने पर भी स्वतंत्र रूप से आगे पीछे जाने की क्षमता थी। ये कौशल अपने से 1 या 2 रैंक ऊपर के प्रतिद्वंद्वी से भी सुरक्षा प्रदान करता था। यदि कोई इसे 9वें स्तर तक निपुण कर ले तो मास्टर स्तर के प्रतिद्वंद्वियों के लिए भी उनकी आस्तीन को खरोंचना भी मुश्किल हो जाएगा। अधिकांश लोगों को पहले स्तर को समझने में ही कई महीने लग गए। सनफ्लावर फैंसम का अभ्यास करने के लिए केवल कुछ ही रातें उपलब्ध थी। ओल्ड मी ने सोचा कि इससे जुआन को क्लैंस टूर्नामेंट के दौरान खुद की रक्षा करने की क्षमता मुश्किल से ही मिल पाएगी। हालांकि जुआन अप्रत्याशित रूप से गति कौशल में निपुण था और उसने पलक झपकते ही पहला स्तर पार कर लिया था। वास्तव में वह शायद दूसरे स्तर तक भी पहुंच चुका था। अगर वह द्वंद्वयुद्ध के मैदान में इसका इस्तेमाल करता तो ओल्ड मी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। हालांकि ब्राइटन मून शहर में किसी के लिए भी इस गति कौशल को पहचान पाना असंभव था, फिर भी सावधानी बरतना उचित था। जैसे जैसे ओल्ड मी इसके बारे में सोचता गया वैसे वैसे वह और भी घबराता गया, इसलिए उसने जुआन को पहले से चेतावनी देने के लिए आने का फैसला किया। जुआन को अपनी चेतावनी पर चौंकते हुए देखकर उसने आगे कहा, मैं तुम्हें की ऊर्जा के मार्ग को थोड़ा बदलने की एक और तरकीब सिखाऊंगा। इस तरह दूसरों के लिए तुम्हारी गति कौशल के स्रोत की पहचान करना आसान नहीं होगा। ये सुनकर जुआन बहुत प्रसन्न हुई। बड़े साहब, आप कमाल के हैं। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी आसानी से इतनी जटिल चाल चलन क्षमता को बदल सकते हैं। लेकिन मन ही मन वह इस बात से चिंतित था कि उसकी गति कौशल साधना जगत में वर्जित है। न केवल ओल्ड मी ने उसे अपनी गति कौशल का नाम न बताने की चेतावनी दी थी, बल्कि अब तो उसे इस कौशल के प्रयोग को लेकर भी चिंता होने लगी थी, यहाँ तक कि वह विशेष रूप से कुछ संशोधन करने के लिए आया था। आखिर ओल्ड मी क्या छुपा रहा है? मुझे और सावधान रहना होगा, नहीं तो एक दिन वह मुझे ही मार डालेगा। जब जुआन सनफ्लावर फैंसम के नए संशोधित संस्करण का अभ्यास कर रही थी, तब चेंग शॉपिंग शहर के प्रमुख जुआघरों के पास से गुजरी और अंत में उसने एक ऐसा जुआघर चुना जहां जुआन के हारने की संभावना थोड़ी बेहतर थी। अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसकी शर्त बदल दी है तो क्या वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगा? चेंग शॉपिंग अचानक दुविधा में पड़ गया। हालांकि जल्द ही उन्होंने खुद को इसके विपरीत सोचने के लिए मना लिया। मैं ये सब युवा मालिक की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस तरह उनकी प्रतिष्ठा के साथ साथ उनका पैसा भी नहीं छिनेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मालिक हमसे नहीं कह सकते क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और ऐसे समय में हम नौकरों को उनके असली इरादों को समझना पड़ता है। आज तक वह ये नहीं समझ पाया कि जब वह इतनी स्नेहपूर्वक उन सुंदर महिलाओं को उनसे मिलवाने लाया था तो मैडम उस पर क्यों क्रोधित हो गईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह स्वामी के लिए कुछ रखेले लाना चाहती हैं। बहरहाल ये सोचकर कि यही सही काम है, उसने जुआन के हारने पर अपने सारे 10,000 चांदी के सिक्के दांव पर लगा दिए। उसके जाने के कुछ ही देर बाद एक पुरुष और एक महिला जुआघर से बाहर निकले। पुरुष लंबा और आकर्षक था जबकि महिला गरिमापूर्ण और शालीन दिख रही थी। वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। युवा स्वामी युवती। शर्त लगाने का काम संभाल रहे कर्मचारी ने दंपति को झुककर प्रणाम किया। अगर जुआन यहाँ होता तो वह उन दोनों को तुरंत पहचान लेता। वे कोई और नहीं बल्कि सांग कियान और उनकी मंगेतर झेंग डैन थे। क्या आपको यकीन है कि वह आदमी जुआन का अध्ययन साथी है? सांग कियान ने चेंग शॉपिंग की जाती हुई आकृति को देखते हुए धीरे से पूछा। सिल्वरहुक कैसीनो की घटना के बाद उसने चुपके से झेंग परिवार को शहर में एक नया जुआघर स्थापित करने में मदद की थी। झेंग परिवार पहले से ही जुए के कारोबार में शामिल था और सांग परिवार से मिले समयोचित समर्थन ने उनकी नींव को और मजबूत किया, जिससे उन्हें तेजी से सत्ता में आने का मौका मिला। जी हाँ, वह बिल्कुल वही है, सेवक ने उत्तर दिया। उसका नाम चेंग शॉपिंग है और वह जुआन का इकलौता नौकर है। उसने पहले ही जुआन के हारने पर दांव लगाया था। सांग कियान को अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, उसने इस पर 10,000 चांदी के सिक्के दांव पर लगाए थे, परिचारक ने बताया। झेंग डैन ने भौहें चढ़ा ली। उस जैसे नौकर के पास 10,000 चांदी के सिक्के कैसे हो सकते हैं? उसने जरूर जुआन के निर्देश पर ही ऐसा किया होगा। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि जुआन सचमुच अपने नुकसान पर दांव लगाएगा।
सांग कियान दिल खोलकर हंसी। जिस तरह से वह बार बार युआन वैंडोंग को उकसा रहा था, उससे लग रहा था कि उसके पास कोई तुरुप का पत्ता हो सकता है, इसलिए हमने उसकी हर हरकत पर नजर रखी। किसे पता था कि उसने अपनी हार मान ली है। हाँ, लगता है हमने गली मोहल्ले से आए उस शख्स से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। चू कबीले का युवा मुखिया बनने के बाद भी उसकी हर छोटी मोटी बात को भुनाने की आदत नहीं छूटी है। झेंग डैन ने उसकी बातों पर थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने उस सज्जन युवक के बारे में सोचा जिसने उसके प्रलोभन के प्रयासों के बावजूद उसका फायदा उठाने से इनकार कर दिया था। साथ ही उस प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में भी सोचा जिसने अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को पछाड़ दिया था। अब तक उसने जितने भी सबूत देखे थे, उनसे यही संकेत मिलता था कि जुआन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। किसी को भेजकर शिकुन को बता दो कि उसकी चिंताएं निराधार हैं। वह आदमी बिल्कुल भी खतरा नहीं है, सांग कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारे सहपाठी ने जो शर्त लगाई थी उसमें हेरफेर कर दो। कर्मचारी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, चिंता मत करो, मैंने इसमें पहले ही कुछ बदलाव कर दिए हैं। सट्टेबाजी की पर्ची एक विशेष स्याही से लिखी गई थी। कल ऊपरी स्याही मिट जाएगी और नीचे की परत दिखने लगेगी। पर्ची में दिखेगा कि उसने जुआन की जीत पर दांव लगाया था। शाबाश, संग कियान ने प्रशंसा की। तुम द्वंद्व युद्ध में अपनी हार का फायदा सट्टेबाजी के जरिए उठाना चाहते हो। सपने देखते रहो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अचानक एक परेशान करने वाला विचार मन में आया और वह भौहें चढ़ा बैठा। जरा रुको, उस आदमी ने सिर्फ 10,000 चांदी के सिक्के ही क्यों लगाए? क्या उसके पास इससे कहीं ज्यादा पैसा नहीं है? झेंग डैन ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई सांग, क्या आप भूल गए हैं? सिल्वरहुक कैसीनो से उन्होंने जो कुछ भी कमाया है, उसका अधिकांश हिस्सा एक खाली चेक की तरह है। वह इसे जुए में नहीं लगा सकते। ये सच है, संग कियान ने सिर हिलाया। फिर भी इस समय उसके पास 40 से 50,000 होने चाहिए थे। फिर भी उसने शर्त लगाने के लिए केवल 10,000 चांदी के सिक्के ही निकाले। मुझे लगता है कि वह सड़कों से सीखी हुई कंजूसी की आदत से छुटकारा नहीं पा सकता। झेंग डैन को सांग कियान की बातों से असहमति हुई। पता नहीं कैसे, जिस आदमी को वह रिझाने की कोशिश कर रही थी, उसे वह कंजूस नहीं कह सकती थी। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह कई जुआघरों में अपना दांव लगा रहा हो? सांग कियान ने बात समझकर सिर हिलाया। हाँ, ऐसा हो सकता है। तुरंत किसी को भेजकर इसकी जांच करवाओ। हो सकता है कि वह हमें बेफिक्र करने के लिए हम पर छोटी रकम का दांव लगा रहा हो, जबकि कहीं और बड़ी रकम का दांव लगा रहा हो। मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतने संपर्क हैं कि उसे पता हो कि यह पार्लर हमारे द्वारा संचालित किया जाता है, झेंग डैन ने कहा। संभावना कम है, लेकिन सावधानी बरतना ही बेहतर है, सांग कियान ने कहा। वैसे अब तक उसके साथ आपकी क्या प्रगति हुई है? झेंग डैन का चेहरा लाल हो गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी उससे अब तक 2 बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने वचन पत्र कहाँ छिपा रखा है। उसने उसे सिर से पैर तक तलाशा, लेकिन उसे कहीं भी वह नोट नहीं मिला। वह उसे कहाँ छिपा सकता है? क्या वह चू एस्टेट में हो सकता है? आपको अपनी खोज में जल्दी करनी होगी। एक बार जब हमें वचन पत्र मिल जाएगा, तो हम जब चाहें सिल्वरहुक कैसीनो और प्लम ब्लॉसम संप्रदाय को अपने कब्जे में ले सकेंगे, सांग कियान ने कहा। मुझे पता है। झेंग डैन सोच रही थी कि क्या उसे चू एस्टेट जाने का मौका ढूंढना चाहिए, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा करने से चू कबीले को शक हो सकता है। क्या उस आदमी ने तुम्हारा फायदा उठाया? संग कियान ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में संदेह भरा था और उसने घबराकर उसे देखा। झेंग डैन को तुरंत जुआन के खुरदुरे हाथों का स्पर्श याद आ गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि उसने शांत भाव से और बिना किसी भाव के कहा, निश्चिंत रहें। भला मैं उस आदमी को अपना फायदा उठाने की इजाजत कैसे दे सकती थी? ये तो अच्छी बात है। संग कियान ने राहत की सांस ली। अल्पविराम। इसी बीच युआन एस्टेट में कुछ लोग एक गुप्त बैठक कक्ष में गंभीर चेहरे बनाकर बैठे थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया और उनमें से एक युआन वैंडोंग बाहर आया। जब वह वापस लौटा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सांग कियान ने अभी अभी संदेश भेजा है कि जुआन के पास अब कोई तुरुप का पत्ता नहीं बचा है। उसने चुपके से अपनी हार पर दांव लगा दिया है। भीड़ खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबने पोनीटेल वाली एक खूबसूरत महिला की ओर मुड़कर देखा। जैसा कि हमने कहा था, मिस स्नो, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। शिकुन ने स्नो को युआन कबीले को जुआन के बारे में चेतावनी देने के लिए भेजा था, क्योंकि स्नो के लिए स्वयं कोई कदम उठाना सुविधाजनक नहीं था। उसने अपनी ही हार पर दांव लगाया। स्नो असमंजस में था। दूसरों को चाहे जो भी पता हो, उसे इस बात का गहरा यकीन था कि जुआन अब तक अपनी असली क्षमताओं को छिपा रहा था। युवा स्वामी युआन, आपको अभी भी सावधान रहना चाहिए। भले ही जुआन केवल तीसरे दर्जे का साधक है, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता इससे कहीं अधिक है। आपको अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। जुआन पर खुद की हत्या का उसका प्रयास पूरी ताकत लगाने के बावजूद विफल रहा। पेट में अचानक हुए दर्द के कारण तो यह आंशिक रूप से विफल रहा ही, साथ ही जुआन की आश्चर्यजनक रूप से असाधारण शक्ति ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युआन वैंडोंग ने उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी केवल तीसरे दर्जे का साधक है। वह चाहे जो भी चालें चलने की कोशिश करे, मेरे जैसे 5वें दर्जे के साधक पर उसका कोई बस नहीं चलता। कमरे में मौजूद अन्य लोग युआन वैंडोंग से सहमत थे। उनके विचार में तीसरे दर्जे के साधक की शक्ति की भी एक सीमा होती है। गुप्त बैठक कक्ष में मौजूद एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, अगर जुआन ने कोई तुरुप का पत्ता तैयार नहीं किया है, तो क्या हमारे युवा स्वामी को उसके पीछे भेजना फिजूल खर्ची नहीं होगी? ये तो घोर बर्बादी लगती है। युआन वैंडोंग को यह सब मंजूर नहीं था। उस कमीने जुआन ने मुझे कई बार अपमानित किया है। मुझे उससे बदला लेना ही होगा, ताकि दूसरे मुझे कमजोर न समझें। वैसे भी ऊपर से भले ही वह निकम्मा दिखता हो, लेकिन उसकी असली काबिलियत उससे कहीं ज्यादा है। उसके मन में जरूर कुछ चालें होंगी। मिस स्नो भी यहाँ तक हमें चेतावनी देने आई है कि वह कुछ और ही है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल उसे बुरी तरह हरा दूंगा। मैं उसे दिखा दूंगा कि निकम्मा हमेशा निकम्मा ही रहेगा। वह अपनी असली प्रतिभा को छुपाकर खुद को होशियार समझता होगा, लेकिन मैं उसे दिखा दूंगा कि मेरे जैसे असली प्रतिभावान लोगों के सामने उसकी ये छोटी मोटी चालें महज मजाक हैं। लेकिन अगर आप उससे मुकाबला करने गए, तो हम में से बाकी लोग चू कबीले के विशेषज्ञों से निपटने के लिए शायद काफी न हो, किसी ने चिंता से कहा। निश्चिंत रहिए, चू चुयान से निपटने के लिए हमारे पास कोई है। क्या मैं श्रीवू को अंदर बुला सकता हूँ?
युआन वैंडोंग खड़े हो गए और उन्होंने बगल की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार खुल गई और एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे अंदर आया। आमतौर पर शांत रहने वाली स्नो का चेहरा भी पीला पड़ गया। ये दबाव, क्या ये आदमी छठे दर्जे का साधक है? युआन वैंडोंग ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्रणाम किया और फिर भीड़ से उनका परिचय कराते हुए कहा, मैं आप सभी को वू वंश के एल्डर वुडी से मिलवाना चाहता हूँ। वे छठे दर्जे के साधक हैं। चू चुयान चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह पांचवें दर्जे की साधक से अधिक नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पांचवें और छठे दर्जे के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। उनकी सहायता से हम कल की लड़ाई अवश्य जीतेंगे। जहां पांचवीं श्रेणी का साधक संसार की मौलिक ऊर्जाओं का उपयोग कर सकता था, वहीं छठी श्रेणी का साधक उन्हें अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच में परिवर्तित कर सकता था। यह उन्नत क्षमता किसी भी छठी श्रेणी के साधक के लिए किसी भी पांचवीं श्रेणी के साधक को हराने के लिए पर्याप्त थी। युआन वंश अपने दल में छठे दर्जे के साधक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इससे उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा हो गया। लेकिन स्नो को अब भी यकीन नहीं हुआ। ये कुलों की प्रतियोगिता है। दोनों पक्ष अपने जूनियर खिलाड़ियों को भेज रहे हैं। इस बुजुर्ग की उम्र को देखते हुए शहर का मुखिया भी इसे मंजूरी नहीं देगा। चुकुल की तो बात ही छोड़िए। अध्याय 109। क्या तुम्हें लगा कि टोपी पहनने मात्र से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? सुश्री स्नो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं, युआन वैंडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने एक पतला सा मुखौटा निकाला जो टिड्डे के पंख जितना पतला था और कहा, ये मुखौटा हमारे कबीले द्वारा नियुक्त एक मंत्रशास्त्री ने बनाया है। इसकी मदद से वह एक युवक का रूप धारण कर सकेगा। युआन कबीले के चू कबीले को चुनौती देने के आत्मविश्वास का एक मुख्य कारण वो कबीले का समर्थन था। वो कबीले ने कबीले की प्रतियोगिता में उनकी सहायता के लिए विशेषज्ञों का एक समूह भेजा था। हालांकि चू कबीले को यह स्पष्ट रूप से पता था कि वो कबीला युआन कबीले का समर्थन कर रहा है, फिर भी युआन कबीले को इस बात को छुपाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही था कि उन्हें कितनी मदद मिल रही है। अगर यह बात उजागर हो जाती कि युआन कबीले के सभी प्रतिभागी वास्तव में वो कबीले से थे, तो यह वो और युआन दोनों कबीलों के लिए असहनीय शर्मिंदगी का कारण बन जाता। इस समस्या को हल करने के लिए युआन कबीले ने अपने मंत्रशास्त्रियों से वो कबीले के सदस्यों की पहचान छिपाने के लिए मुखौटे तैयार करवाए। ये मुखौटे दिखने में बिल्कुल मानव चेहरे जैसे थे, जिससे जब तक कोई उन्हें करीब से न देखे तब तक अंतर बताना असंभव था। जैसे ही वुडी नाम के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुखौटा पहना, वह एक निर्मम युवक में बदल गया। वहां मौजूद षड्यंत्रकारियों ने उसे कई कोनों से परखा, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी पहचान उजागर हो सके। स्नो अचंभित और भयभीत दोनों थी। क्या आप ऐसे मुखौटे पहनकर किसी भी व्यक्ति का रूप धारण नहीं कर सकते? अगर कोई उसके युवा स्वामी का रूप धारण कर ले तो क्या वह भी अंतर नहीं बता पाएगी? युआन वैंडोंग ने सिर हिलाया। किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करना इतना आसान नहीं है। मुखौटा चाहे कितना भी अच्छा बना हो, वह केवल व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं को ही बदल सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करने के लिए इससे कहीं अधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे कि व्यक्ति की आवाज, हाव भाव और व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं की नकल करने की क्षमता। सच तो यह है कि युआन वैंडोंग के मन में भी वही विचार आए थे जब उसने पहली बार वह मुखौटा देखा था। ऐसे मुखौटे से वह किसी भी रूप में बदल सकता था, किसी दूसरे आदमी के घर में शान से घुस सकता था और उसकी पत्नी के साथ सो सकता था। काश दुनिया में ऐसी कोई सुविधाजनक चीज मौजूद होती। ये शब्द सुनकर स्नो थोड़ी शांत हुई। उसने अपना ध्यान फिर से क्लैंस टूर्नामेंट पर केंद्रित किया। युआन वैंडोंग का अपनी क्षमताओं पर भरोसा उसे तसल्ली दे रहा था। अगर जुआन किसी तरह किस्मत से बच भी जाता तो कम से कम अपाहिज तो हो ही जाता। कितनी अफसोस की बात है कि मैं खुद कोई कदम नहीं उठा रहा हूं। उस नीच व्यक्ति द्वारा उसके कौमार्य को दूषित किए जाने के बारे में सोचते ही वह घृणा से अपने होंठ भींचने लगी। अल्पविराम। आचू। जुआन को छींक आ गई। अब इस बार कौन सी खूबसूरत महिला मेरे बारे में सोच रही है? पिछले कुछ घंटों से ओल्ड मी उसे सनफ्लावर फैंटम के संशोधित संस्करण का अभ्यास करा रही थी। जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि इसे इस तरह छिपा दिया गया है कि इसे पहचानना मुश्किल हो जाए, तभी वह चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान लिए वहां से चला गया। जुआन को आखिरकार कुछ समय अपने लिए मिला। वह अपने बिस्तर पर लेटकर अपने वर्तमान रेज पॉइंट्स की जांच करने लगा। हम 27,489 है ना? ये तो मेरी उम्मीद से कम है। हालांकि यह एक बड़ी रकम लग रही थी, लेकिन लॉटरी की निराशाजनक सफलता दर के कारण उसके लिए कुछ खास हासिल कर पाना असंभव था। और मानो दुनिया उसे सही साबित करने पर तुली हुई थी। उसे बाद में ढेरों खेलने के लिए धन्यवाद के नोटिफिकेशन और मात्र 27 की फ्रूट्स मिले। इस बार कौशल और कलाकृतियों ने जुआन से बचने में अच्छा काम किया था। मुझे पता था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। जुआन ने गुस्से से नाक सिकोड़ी। फिर भी उसने तुरंत ही 27 की फ्रूट्स निगल लिए। चौथे फॉर्मेशन के लिए कुल 233 की फ्रूट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद वह इसका केवल 10वां हिस्सा ही भर पाया। कीबोर्ड की ओर गुस्से भरे शब्द बुदबुदाते हुए वह सो गया। जब तक चिंग शॉपिंग लौटा, जुआन गहरी नींद में सो चुका था, इसलिए उसने उसे अकेला छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि वह जुआन को अपनी रिपोर्ट कल द्वंद्व युद्ध हारने के बाद ही देगा। हाँ, हारने के बाद तो मालिक जरूर नाराज होंगे। अगर मैं उन्हें सट्टे की पर्ची निकाल कर दिखाऊं कि मैंने उनके लिए कुछ पैसे जीते हैं, तो वे जरूर खुश हो जाएंगे। कम से कम इससे उनके दुखी मन को तो तसल्ली मिलेगी। मुझे आश्चर्य होता है कि तब युवा मालिक मुझे कितना पैसा देंगे। अल्पविराम। आखिरकार क्लैन टूर्नामेंट का दिन आ ही गया। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दोनों क्लैन इस बात पर सहमत हुए कि टूर्नामेंट शहर के बीचों बीच एक खाली मैदान में आयोजित किया जाएगा। ब्राइटन मून शहर के कई प्रमुख कुलों के कनिष्ठ सदस्य सुबह सुबह ही इकट्ठा होने लगे। इस दुर्लभ मुकाबले के जोश को महसूस करने के लिए वे बेताब थे। दो प्रमुख कुलों के कनिष्ठ सदस्यों को आपस में लड़ते देखना हर रोज देखने को नहीं मिलता था। भले ही वे माहौल का आनंद लेने के लिए न आए हों, लेकिन मुकाबलों से उन्हें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिल जाता, जिससे उनकी यह यात्रा सार्थक हो जाती। स्वाभाविक रूप से चू और युआन वंश के प्रतिनिधि सबसे पहले पहुंचे। द्वंद्व युद्ध में भाग लेने वाले कनिष्ठों को अखाड़े से परिचित होने के लिए समय की आवश्यकता थी। जुआन, जिसके बारे में सभी जानते थे कि वह केवल संख्या पूरी करने के लिए वहां था, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जुआन में टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रतिभागी जैसी आत्म जागरूकता का अभाव था, इसलिए उसके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि उसे उस अखाड़े से परिचित होने की कोशिश करनी चाहिए जहां द्वंद्व युद्ध होने थे। इसके बजाय वह एक कुर्सी पर बैठा रहा और उत्साह से चारों ओर देखता रहा, मानो वह इस आयोजन की भव्यता पर आश्चर्यचकित हो रहा हो। किन वानरों ने संयमित भाव से ये सब देखा।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जुआन कितना गंवार है। हालांकि सबके सामने उसे डांटना उचित नहीं था। उसने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। ये पहली बार था जब जुआन ने दूसरी और तीसरी शाखा के पुत्रों को देखा था। दूसरी शाखा के चू होनकाई एक असाधारण युवक प्रतीत होते थे। अपने पिता के गंभीर और उदास चेहरे को विरासत में पाने के बजाय चू होनकाई में एक गर्वित और संयमित व्यक्तित्व झलकता था, जो मानो उनकी रगों में समाया हुआ था। उनके बारे में जो कहा जाता था उससे लगता था कि वे चू वंश में काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे। हालांकि आज वे बेहद शांत दिख रहे थे। शायद वे अभी भी आत्मा नाले को प्रदूषित होने से रोकने में अपनी विफलता के लिए खुद को दोषी ठहरा रहे थे। तीसरी शाखा का चू यूचेंग एक प्यारा सा मोटा ताजा लड़का था। उसकी छोटी छोटी गोल आंखें और गोल मटोल शरीर था। इसमें कोई शक नहीं था कि वह तीसरी शाखा के मुखिया चू युएपो का सगा पुत्र था। साथ ही वह चू होनकाई की तुलना में कहीं अधिक मिलनसार व्यक्ति थे। उन्होंने खुद ही जुआन से बातचीत करने के लिए उनसे संपर्क किया था। उनसे बातचीत करने के बाद जुआन ने यह निष्कर्ष निकाला कि दूसरी और तीसरी शाखा के पुत्र अपने पिताओं की तुलना में कहीं अधिक मिलनसार थे। वह उस समय पैतृक भवन में चू तिशिंग और चू युएपो द्वारा किए गए उपहास भरे लहजे को नहीं भूला था जब उन्होंने उसका अपमान किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटे मोटे बच्चे को अपने पिता के जीन विरासत में मिले हों? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दयालु बाहरी रूप के पीछे एक शातिर आत्मा छिपी हो? जुआन को अचानक चू यूचेंग से थोड़ा सावधान महसूस हुआ। उसने अनजाने में चू युएपो और चू तिशिंग पर एक नजर डाली। चू युएपो अपने आसपास के लोगों से किसी बात पर चर्चा कर रहा था, जबकि तिशिंग घूर रहा था। क्या वह इस समय किनवानरू को घूर रहा है? चूंकि यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, इसलिए किनवानरू ने विशेष रूप से खुद को अच्छे से सजाने संवारने का ध्यान रखा था। उसने अपनी कुलीन प्रतिष्ठा को और निखारने के लिए तरह तरह के महंगे गहने पहने थे और रेशमी पोशाक ने उसकी खूबसूरत आकृति को बखूबी प्रदर्शित किया था। हाँ, चू हुआनझाओ को अपनी मां के सुडौल व्यक्तित्व के गुण विरासत में क्यों नहीं मिले? जुआन की निगाहों को भांपते हुए किनवानरू ने अपना सिर घुमाया और उसे गुस्से से घूर कर देखा। आपने किनवानरू को ट्रोल करके 69 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन को थोड़ी झुंझलाहट हुई। मैं तुम्हें घूर नहीं रही हूं, तो तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? लेकिन जब उसने चू तिशिंग की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि वह अपने आसपास के कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं उसकी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है। वांग वंश के मुखिया आ गए हैं। जुआन ने आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया और देखा कि एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी लोगों के एक समूह को मैदान में ले जा रहा है। उसने सुना था कि ब्राइटन मून शहर के 4 प्रमुख व्यापारी कुल चू कुल, युआन कुल, झेंग कुल और वान कुल थे। वान कुल के किसी सदस्य से उसकी यह पहली मुलाकात थी। चू जोंगटियन और किनवानरू खड़े हुए और मुस्कुराते हुए वांग परिवार के सदस्यों का स्वागत किया और जल्द ही वे एक दूसरे के साथ हंसमुख बातचीत में मशगूल हो गए। जुआन हैरान रह गया। उसने चू हुआनझाओ की ओर मुड़कर पूछा, वांग परिवार के लोगों के पीछे क्या कहानी है? आपके पिता व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत क्यों कर रहे हैं? अगर जुआन के अलावा कोई और व्यक्ति सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए यहाँ मौजूद था तो वह निश्चित रूप से चू हुआनझाओ ही थी। उसे भी युद्ध क्षेत्र से परिचित होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसके चेहरे पर किसी महत्वपूर्ण लड़ाई का सामना करने वाले व्यक्ति जैसा तनाव भी नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं और बहुत उत्साहित भाव से नजारों का लुत्फ उठा रही थी। उसने जुआन का सवाल सुना और जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई खास बात है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वांग परिवार के हमारे साथ अच्छे संबंध हैं। चू चुयान, जो इतने समय से उनके पास आराम कर रही थी, ने अपनी आंखें खोली और समझाया, वांग परिवार कृषि उत्पादों में विशेषज्ञता रखता है और ब्राइटन मून शहर का सबसे बड़ा सराय वही चलाते हैं। हमारे चू परिवार के उनसे अच्छे संबंध हैं क्योंकि हमारे कई व्यापारिक संबंध हैं। हमारे चू परिवार को नमक बेचने के लिए राज दरबार से परमिट की आवश्यकता होती है और राज दरबार व्यापारियों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजे जाने वाले राशन की मात्रा के आधार पर परमिट जारी करता है। हमारा चू परिवार कृषि उत्पादों में विशेषज्ञता नहीं रखता, इसलिए हम इस काम के लिए वांग परिवार की मदद लेते हैं। यही कारण है कि मेरे माता पिता उन्हें इतना सम्मान देते हैं। हुआनझाओ, तुम्हें अपना समय यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। इतनी बुनियादी बात भी तुम्हें कैसे नहीं पता? चू हुआनझाओ ने अपनी बड़ी बहन की बांह पकड़ते हुए जीभ बाहर निकाली और शर्माते हुए कहा, वैसे भी तुम तो हमारे साथ हो ही। चू चुयान ने अपनी छोटी बहन को स्नेह भरी नजरों से देखा और फिर असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। इसी बीच जुआन ने चू हुआनझाओ को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। हाँ, लगता है मेरी भाभी भी फिजूल खर्ची करती है। 1 मिनट रुको, मैंने भी क्यों कहा? झेंग वंश के मुखिया आ गए हैं। वांग कुल के मुखिया के विपरीत चू जोंगतियान झेंग कुल के मुखिया के प्रति बहुत कम सौहार्दपूर्ण थे। उन्होंने एक दूसरे की उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए बस हल्का सा सिर हिलाया। झेंग कुल के मुखिया झेंग युतांग ने तो शिष्टाचार का आदान प्रदान करने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधे युआन कुल के क्षेत्र की ओर चले गए और वहां बातचीत शुरू कर दी। जुआन ने झेंग युतांग को गौर से देखा। वह व्यक्ति बेहद आकर्षक और शालीन दिख रहा था। अधेड़ उम्र का होने के बावजूद उसका व्यक्तित्व इतना मनमोहक था कि दूसरों पर उसकी अच्छी छाप पड़ती थी। यही कारण था कि उसकी बेटी झेंग डैन जैसी खूबसूरत थी। जब उसने देखा कि पारंपरिक किपाव पहने एक खूबसूरत महिला उसे देख रही है और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान है, तो वह चौंक गया। झेंग डैन के अलावा और कौन हो सकता था? जुआन ने जवाब में पलकें झपकाईं और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे चिंगारियां उड़ रही हों। झेंग डैन का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने झट से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। बड़ी बहन। मेरे जीजाजी और झेंग डैन एक दूसरे को शरारती निगाहों से देख रहे थे। चू हुआनझाओ ने जुआन की शिकायत कर दी। मैं नहीं थी, मैंने नहीं किया, झूठ बोलना बंद करो। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद जुआन ने तुरंत ही उसके आरोप का खंडन किया। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने उसे आंख भी मारी। चू हुआनझाओ गुस्से से चिल्लाए। चू चुयान ने थोड़ा भौहें चढ़ा ली। शांत हो जाओ, अगर दूसरे सुन लें तो क्या होगा? सौभाग्यवश वह खुला मैदान काफी शोरगुल वाला था, इसलिए किसी ने भी चू हुआनझाओ के चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया। चू हुआनझाओ को फटकार लगाने के बाद चू चुयान ने जुआन की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें किसी गहरी झील के पानी की तरह शांत थीं। क्या तुम झेंग डैन के करीबी हो? न जाने क्यों चू चुयान की मासूम निगाहों ने जुआन को थोड़ा अपराधबोध महसूस कराया। मैं यह नहीं कह सकती कि हम बहुत करीबी हैं। मैंने बस एक बार उसकी जान बचाई थी।
उन्होंने अपने स्टाफ आवास में घटी घटनाओं का जानबूझकर जिक्र किए बिना उनके बीच के संबंधों को संक्षेप में समझाया। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, चू चुयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर तुम सचमुच झेंग दान का दिल जीतने और झेंग कबीले को हमारी तरफ लाने में कामयाब हो जाती हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। जुआन ने अनिश्चितता से अपनी आंखें झपकाईं। क्या वह चुपके से मुझे फंसाने के लिए कोई जाल बिछा रही है? बड़ी बहन, चू हुआंझाओ ने तुरंत विरोध में कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चू चुयान इस मामले को कितनी बेपरवाही से ले रही है। ये क्या, वो मुझसे भी कम परेशान क्यों है? बात तो तुम्हारे पति की है। उसकी बात अनसुनी करते हुए चू चुयान मन ही मन बुदबुदाती रही और स्थिति का विश्लेषण करती रही। ये तो बहुत दुख की बात है कि झेंग दान और सांग कियान की सगाई हो चुकी है। अगर तुम उसे अपने पक्ष में कर लोगे तो सांग परिवार पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। लगता है कि इसके नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा हैं। जुआन पूरी तरह से अवाक रह गई। एक पल रुकिए, क्या आप सचमुच इस मामले की व्यवहारिकता का विश्लेषण कर रहे हैं? ब्राइट मून अकादमी के प्रिंसिपल जियांग आ गए हैं। इस घोषणा के बाद चू और युआन सभी कुल प्रमुखों ने अपनी बातचीत बंद कर दी और जियांग लुओफू का स्वागत करने के लिए चले गए। इससे पता चलता है कि ब्राइटन मून शहर में जियांग लुओफू का कितना उच्च स्थान था। हालांकि जल्द ही एकत्रित भीड़ के भीतर से कई अनुचित उद्गार सुनाई दिए। वाह, क्या टांगे हैं! मैं इनसे कई दिनों तक बिना किसी परेशानी के आनंद ले सकता हूँ। उसने ये स्टॉकिंग्स कहाँ से खरीदी? मुझे भी अपनी पत्नी के लिए एक जोड़ी खरीदनी चाहिए। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि घर पर बैठी उस पीली सी दिखने वाली औरत को प्रिंसिपल जियांग के बराबर माना जा सकता है? अरे यार, मैं बस उसका चेहरा ढक दूंगा, ठीक है। सिर्फ मोजे ही मेरी सारी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए काफी हैं। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम प्रिंसिपल जियांग के बारे में इस तरह की अफवाहें कैसे फैला सकते हो? अल्पविराम। जुआन ने भीड़ के बीच एक परिचित चेहरा तुरंत देखा, जी डैंगटू। वह भीड़ के बीच छिपा हुआ था और वहां मौजूद खूबसूरत महिलाओं को छुप छुप कर देख रहा था। हाँ, क्या तुम्हें लगा कि टोपी पहनने से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? पहले तो अपने चेहरे के उस घिनौने भाव को ठीक करो। इसमें कोई शक नहीं कि जी डैंगटू यहाँ मौजूद चीजों को देखने के लिए आया था। लेकिन यह आश्चर्यजनक है, वह प्रिंसिपल जियांग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। अध्याय 110 ओबाओ। जी डैंगटू की निगाहें चारों ओर घूम रही थीं। जब भी वह किसी खूबसूरत महिला को देखता तो उसके चेहरे पर प्रसिद्ध जासूस मोरी कोगोरो जैसी विकृत मुस्कान आ जाती। 1 ध्यान से देखने पर जुआन ने गौर किया कि जी डैंगटू की नजरें ज्यादातर परिपक्व महिलाओं पर थीं, विशेषकर विवाहित महिलाओं पर। वह उपस्थित मुखियाओं की पत्नियों को घूरने में जरा भी संकोच नहीं कर रहा था और उसका मुख्य ध्यान किनवानरू पर था। वह उसे इतनी घूर रहा था कि जुआन को लगा मानो उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। इससे जुआन थोड़ा परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसे इस बारे में अपने ससुर को बताना चाहिए। आखिर चू जोंगतियान ने उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था और अगर उसे धोखा मिला तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि जी डैंगटू सचमुच कुछ कर ही रहा था। विवाहित महिलाओं को घूरना घिनौना और भयानक तो था, लेकिन इससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हो रहा था। इसके अलावा वह अब भी जी डैंगटू पर ही भरोसा कर रहा था कि वह छोटी जुआन का इलाज कर देगा। उसके साथ दुश्मनी मोल लेना बुद्धिमानी नहीं होगी। इससे जुआन अपने मूल प्रश्न पर लौट आया। जी डैंगटू इतना कामुक था, फिर भी वह प्रिंसिपल जियांग को घूर क्यों नहीं रहा था? सिर्फ उसके पैर ही किसी भी पुरुष को मदहोश करने के लिए काफी थे, उसकी आकर्षक काया की तो बात ही अलग है। वेई सुओ का उसके प्रति आकर्षण इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण था, लेकिन ऐसा लगता था कि जी डैंगटू उसकी स्पष्ट सुंदरता को नजरअंदाज कर रहा था। उसका मन उन 4 महिलाओं की ओर चला गया जिनका जी डैंगटू ने उस समय उससे जिक्र किया था, यू यानलुओ, शांग लियू, कियू होंगलेई और किनवानरू। उन्होंने जियांग लुओफू का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया था। ये बात समझ में नहीं आती। शांग लियू अकादमी से है, इसलिए तर्कसंगत रूप से उसे जियांग लुओफू के बारे में भी सोचना चाहिए था। इस सब के पीछे कोई गहरा अर्थ अवश्य होगा। मैं वास्तव में आभारी हूं कि आपने टूर्नामेंट के निर्णायक के रूप में कार्य करने के लिए समय निकाला। इससे फैसले की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। जियांग लुओफू का व्यवहार हमेशा की तरह ठंडा था, लेकिन इससे उनकी आकर्षण शक्ति और भी बढ़ गई। उनके आसपास मौजूद पुरुषों की भीड़ की आंखों में कामुकता झलक रही थी और उनकी निगाहें लगातार नीचे की ओर झुककर उनके पैरों को निहार रही थीं। उसके आसपास मौजूद प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जितना संयम बरता, वह बस उतना ही था। खुले मैदान में मौजूद अन्य पुरुष कहीं अधिक अनियंत्रित थे। वे इतनी घूरती निगाहों से देख रहे थे मानो वे सीधे उसके वस्त्रों में गोता लगाने वाले हों। इन सभी लोगों के बीच केवल चू जोंगतियान की आंखें ही निर्मल और निर्मल थीं। इससे जियांग लुओफू को उनके सज्जन स्वभाव का और भी अच्छा आभास हुआ। उसने उत्तर दिया, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। चू और युआन वंश के कई कनिष्ठ विद्यार्थी हमारी अकादमी में हैं। मैं तो बस अपने छात्रों के लिए अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। अल्पविराम। जुआन ने दोनों को शिष्टाचार का आदान प्रदान करते देख दबी आवाज में उपहास किया। लगता है वो इतने लंबे समय से जोरू के दबाव में रहा है कि अब उसमें धोखेबाजी का कोई संकेत दिखाने की हिम्मत ही नहीं है। आखिरकार किनवानरू उसके बगल में खड़ी है और उसे घूर रही है। कमजोर, उसके ससुर को उससे कुछ न कुछ सीखने की जरूरत थी। जरा देखो तो सही, चुयान को इस बात से जरा भी आपत्ति नहीं है कि मैं दूसरी महिलाओं को देख रहा हूँ। बेशक वो ये शब्द कभी भी जोर से नहीं बोलता। अगर चू जोंगतियन को पता चल जाता कि वो उसकी बेटी को इस तरह परेशान कर रहा है तो उसे जरूर जबरदस्त मार पड़ती। नगर स्वामी आ गया है। सैनिकों का एक विशाल जुलूस खुले मैदान में दाखिल हुआ, जिसके आगे आगे एक थोड़ा मोटा अधेड़ उम्र का आदमी चल रहा था। अपने स्पष्ट पेट के बावजूद उसके चेहरे पर अभी भी इतना आकर्षण था कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह जवानी में बेहद खूबसूरत रहा होगा। वह ब्राइटन मून शहर का नगर प्रमुख शी ही था। जिया शियू उनके पीछे पीछे चल रही थी। उसके होठों पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान थी। उसके शांत स्वभाव ने आसपास जमा महिला दर्शकों से जबरदस्त वाहवाही बटोरी। इस असमान व्यवहार ने जुआन के मन में गहरी ईर्ष्या की भावना उत्पन्न कर दी। शक्ल सूरत के मामले में मैं जी शियू से कमतर बिल्कुल नहीं हूँ, फिर भी मैं उसके जितना लोकप्रिय क्यों नहीं हूँ? क्या इसका कारण यह है कि मेरे लापरवाह रवैये ने मेरे असली आकर्षण को पूरी तरह छिपा दिया है? हाँ, औरतें वाकई सती होती हैं। वे मेरे अंदर छिपी दिलचस्प आत्मा को क्यों नहीं पहचान पाती? अरे एक पल रुको, जी शियू के बगल में खड़ी वो खूबसूरत औरत कौन है? क्या वो उसकी नई प्रेमिका है?
उस आदमी को औरतों को पटाने का हुनर तो आता ही है। हर कुछ दिनों में उसके साथ एक नई औरत होती है और हर एक में गजब का आकर्षण होता है। आज जो उसके साथ है वो तो हमेशा से भी ज्यादा खूबसूरत है। उस महिला का चेहरा सुडौल और अंडाकार था, जिसकी खूबसूरती उसकी नुकीली बाहों और गोरे रंग में झलक रही थी। उसकी हल्के हरे रंग की पोशाक उसकी पतली कमर को और भी निखार रही थी, जो किसी की बाह में आसानी से समा सकती थी। वह रूप और स्वभाव दोनों में झेंग डैन और वुकिंग की प्रतिद्वंदी थी। लेकिन झेंग डैन के शांत आकर्षण या वुकिंग के उग्र स्वभाव के विपरीत उसमें एक स्वाभाविक शांत गरिमा थी, जो उसके पास खड़े लोगों को गहरी शांति का अनुभव कराती थी। तो यही है परिष्कृत विद्वतापूर्ण आभास का। जुआन ने उसे और गौर से देखा। किसी तरह वह महिला ज़िशियू से थोड़ी मिलती जुलती लग रही थी। तभी उसके बगल से एक तीखी और चुभने वाली टिप्पणी आई, जिससे उसके विचार टूट गए। गंदा आदमी फिर से औरतों को घूर रहा है। जुआन ने मुड़कर देखा तो चू हुआनझाओ उसे घूर रही थी। वह जोर से हंस पड़ा। अगर मैं विकृत मानसिकता वाला हूं तो क्या तुम भी नहीं हो? मैं कैसे एक विकृत हूं? चू हुआनझाओ ने असमंजस में पूछा। तुम अपने जीजाजी के सुंदर चेहरे को घूरती रहती हो। इसमें और मेरा दूसरी महिलाओं को घूरने में क्या फर्क है? चुचुयान अभी अभी अपने माता पिता के साथ आने वाले विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों का अभिवादन करने के लिए उठी थी। आखिरकार वह चुकुल की भाभी मुखिया बनने वाली थी, इसलिए इन लोगों से जान पहचान कर लेना उसके लिए अच्छा ही था। इसीलिए जुआन ने इस तरह के चुटकुले सुनाने की हिम्मत की। तुम्हें कौन घूर रहा है? चू हुआनझाओ का चेहरा लाल हो गया। अगर तुम मुझे घूर नहीं रहे होते तो तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं दूसरी महिलाओं को देख रहा था? जुआन ने पलटवार किया। मैं चू हुआनझाओ एक पल के लिए अवाक रह गई, लेकिन उसे बहाना बनाने में देर नहीं लगी। मैं बस आपको याद दिला रही थी कि टूर्नामेंट शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। आपको शांत हो जाना चाहिए और इधर उधर देखना बंद कर देना चाहिए। चू हुआनझाओ का चेहरा इतना लाल देखकर जुआन खुद को उसे चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। मुझे पता है, मुझे पता है। ओह हाँ, क्या तुम जानती हो कि ज़िशियू के बगल में खड़ी वह औरत कौन है? अरे, ये तो शीशियू की बड़ी बहन शी दाओयुन है। ब्राइटन मून शहर की सबसे प्रतिभाशाली महिला के रूप में जानी जाती है। उफ, साधना करने के बजाय ये अपना समय वीणा, शतरंज और न जाने क्या क्या सीखने में बिताती है। ये तो बस अपना जीवन बर्बाद कर रही है। चू हुआनझाओ ने मुंह बनाते हुए कहा। जुआन को हंसी आ गई। क्या आपको यकीन है कि आप उसकी आलोचना करने की स्थिति में हैं? क्या आपकी साधना उससे कहीं अधिक है या आपके पास कुछ ऐसी असाधारण प्रतिभाएं हैं जो उसके पास नहीं है? चू हुआनझाओ तुरंत भड़क उठी। अगर तुम इसी तरह बर्ताव करते रहे तो मैं तुमसे सारे संबंध तोड़ दूंगी। जुआन दिल खोलकर हंसा। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से एक प्यारी सी हंसी सुनाई दी। लगता है मेरे कुछ दिनों की गैरमौजूदगी में बहुत सी दिलचस्प घटनाएं घटित हुई हैं। एक मोहक खुशबू चारों ओर फैल गई। जुआन ने अपना सिर घुमाया और अपने सामने एक आकर्षक आकृति को खड़ा पाया। आड़ू के फूल जैसी आंखें जो छिपे हुए वादों से भरी थी और अभिमानी कामों को भर जो पुरुषों के मन में बुरे विचार जगाते थे। भला ये पेई म्यांमान के अलावा और कौन हो सकता था? बड़ी बहन पेई चू हुआनझाओ ने पेई म्यांमान को बधाई दी। पेई म्यांमान का चू कबीले के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था और वह चू चुयान की करीबी दोस्त भी थी। स्वाभाविक रूप से वह चू हुआनझाओ से भी परिचित थी। पेई म्यांमान धीरे से हंस पड़ी। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी बातें और भी मीठी हो गई हैं। वह चू हुआनझाओ के सामने बैठ गई और उससे बातचीत करने लगी। चू हुआनझाओ की निगाहें पेई म्यांमान के भव्य पहाड़ों पर टिक गईं। उसने अपना सिर झुकाकर अपने साधारण मैदान को देखा और अनजाने में उसके होठों पर एक उदास भाव आ गया। निराश स्वर में उसने पूछा, बड़ी बहन पेई, पिछले कुछ दिनों से आप कहीं नजर क्यों नहीं आई? मुझे बाहर कुछ काम निपटाने थे। ओह, तुम बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी हो। ऐसा लगता है जैसे तुम हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती हो। अल्पविराम। पेई म्यांमान जुआन के साथ बिल्कुल अजनबी जैसा व्यवहार कर रही थी। उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या सभी महिलाएं जन्मजात अभिनेत्री होती हैं। बात करने के लिए कोई न होने के कारण उसके पास चुपचाप बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि पेई म्यांमान की हल्की खुशबू लगातार उसका ध्यान भटका रही थी और उसकी निगाहें बार बार उसके सुडौल शरीर की ओर जा रही थीं। खैर, ये भी उतना बुरा नहीं है। आपने कहा था कि आप मुझे वह लेखा पुस्तिका ढूंढने में मदद करेंगे जिसकी मुझे तलाश थी। क्या अब तक कोई सुराग मिला है? जुआन अभी भी अपने सामने के खूबसूरत नजारे का आनंद ले ही रहा था कि अचानक पेई म्यांमान की आवाज उसके कानों में गूंजी, जिससे वह चौंक गया। उसने जल्दी से ऊपर देखा, लेकिन वह अभी भी उसे मुंह फेरे हुए थी और चू हुआनझाओ के साथ खुशी खुशी बातें कर रही थी। वाह, ये औरत तो वाकई बड़ी शातिर है। क्या वो सचमुच अपनी साली के सामने ही एक शादीशुदा आदमी को बहकाने की कोशिश कर रही है? जुआन चकित रह गई। अरे, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जुआन जानती थी कि वह की के जरिए उसे अपना संदेश भेज रही है, लेकिन उसे खुद ऐसा करने का तरीका नहीं पता था। जैसे ही मैं अपना मुंह खोलूंगा हम बेनकाब हो जाएंगे। तो उसने अपनी उंगली उसकी पीठ पर रखी और लिखना शुरू किया, तुम्हारा क्या हाल है? तुमने कहा था कि तुम चू चुयान को पाने में मेरी मदद करोगी। क्या कोई प्रगति हुई है? इतने समय से वह कई कामों में व्यस्त था। भला वह पेई म्यांमान जिस लेखांकन पुस्तक की तलाश कर रही थी उसमें क्यों दिलचस्पी लेता? पेई म्यांमान अपनी पीठ पर उसकी उंगली का स्पर्श महसूस करते ही एकदम अकड़ गई। उसके चारों ओर एक छोटी सी काली लौ कौंधी, जो तुरंत गायब हो गई जब उसे एहसास हुआ कि जुआन उसकी पीठ पर कुछ लिख रहा था। क्या आपको की के माध्यम से अपनी आवाज प्रसारित करना नहीं आता? पेई म्यांमान अचंभित रह गई। पिछली बार जब उनका मुकाबला हुआ था तब उसने उसके खिलाफ पूरी ताकत लगा दी थी। 5वें दर्जे की साधिका होने के बावजूद वह अपनी मौलिक शक्ति का सहारा लिए बिना उसे हरा नहीं पाई थी। जुआन की शक्ति को देखते हुए यह मानना मुश्किल था कि वह की ऊर्जा के माध्यम से अपनी आवाज प्रसारित करने में असमर्थ था। एक पल रुकिए, क्या वह इस अवसर का लाभ उठाकर मेरा फायदा उठाना चाहता है? उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। चू हुआनझाओ से बातचीत करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही, लेकिन उसकी पुतलियों की गहराई में एक जानलेवा इरादा पनपने लगा। आपने पेई म्यांमान को ट्रोल करके 399 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन कोई मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत पेई म्यांमान के मन की बात समझ ली और जल्दी से समझाया, मेरी साधना बहुत ही अधर में है। मैंने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, इसलिए मैं अन्य साधकों की तरह अधिकांश तरकीबें नहीं कर सकता।
पेई म्यानमान ने सहज रूप से अपना शरीर हिलाया। जुआन की हिलती हुई उंगली उसे गुदगुदी कर रही थी। जुआन के इतिहास के बारे में जो कुछ वह जानती थी, उसके आधार पर उसका स्पष्टीकरण पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं था। मुझे अब और मत छुओ, मैं तुम्हें की के माध्यम से अपनी आवाज प्रसारित करना सिखाऊंगी। पेई म्यानमान के असामान्य रूप से हिलने डुलने को देखकर चू हुआनझाओ ने पूछा, बड़ी बहन पेई, क्या हुआ? पेई म्यानमान का चेहरा लाल हो गया। कुछ नहीं, मुझे अचानक अपनी पीठ पर खुजली महसूस हुई। सौभाग्य से मेरे सामने बैठी छोटी बहन कम बुद्धिमान है। जुआन के साथ मेरी बातचीत ची चुयान की नजर से बच ही सकती थी। वैसे अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो उसके सामने ऐसा करना वाकई काफी रोमांचक हो सकता है। अफसोस की बात है कि यह आदमी उसका असली पति नहीं है। उफ, इससे तो सब कुछ नीरस हो जाता है। पेई म्यानमान चू हुआनझाओ से बातचीत करते हुए जुआन को की ऊर्जा के माध्यम से अपनी आवाज प्रसारित करना सिखा रही थी। जुआन को ये कौशल सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा और उनकी बातचीत बहुत सहज हो गई। पहले मुझे लेखा पुस्तक का पता लगाने में मदद करो और मैं चू चुयान का पीछा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। पहले चू चुयान का पीछा करने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे लिए लेखा पुस्तक का पता लगा लूंगा। क्या आप मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं? अरे बाप रे, अगर ऐसा है तो हम सौदा रद्द कर सकते हैं। मैं चू कबीले को इसके बारे में बता दूंगा और हम पहले की तरह सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं। पेई म्यानमान खुद को एक दुविधा में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। बातचीत अचानक रुक गई, जिससे चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सौभाग्यवश तभी एक और हलचल मच गई। गवर्नर सांग आ गए हैं। सेंस्प्रिंग ड्यूक आ गया है। युवा स्वामी शी आ गए हैं। अल्पविराम। इतने सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आगमन ने चू हुआनझाओ का ध्यान भी आकर्षित कर लिया। वह उत्सुकता से उन्हें देखने लगी और बोली, सांग होन पहले वित्त उपमंत्री थे और नमक एवं हथियार व्यापार के प्रबंधन के प्रभारी थे। अब उन्हें अचानक लिचुआन कमांड्री में राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ये कैसा संयोग है कि हमारा कुल भी नमक का व्यापार करता है ना? केवल एक मूर्ख ही यह नहीं समझ पाएगा कि उन्हें हमसे निपटने के लिए यहाँ भेजा गया है। वह सेंस्प्रिंग ड्यूक और भी बुरी खबर है। वह न केवल वुकिंग का पिता है, बल्कि वो कबीले के साथ हमारे संबंध भी कभी अच्छे नहीं रहे हैं। अंततः शी कबीले के भी हमारे साथ संबंध खराब हो गए हैं। ऐसा लगता है कि सारे बुरे लोग एक बदबूदार डिब्बे में इकट्ठा हो गए हैं। पेई म्यानमान ने यह सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दिया। वह हालातों से बेहद खुश थी। एक मौरी कोगोरो डिटेक्टिव कॉनन नामक मंगा और एनीमे श्रृंखला का एक मुख्य पात्र है।